नेता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और ये है ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी, जिसमें हम सियासत की हफ्ते भर की सुर्खियों के बारे में चर्चा करते हैं। बात करते हैं कि वो कौन से पॉलिटिकल मसले रहे जिन पर देश के चौक चौराहों में, घरों में बहस हुई या जो देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का मादा रखते हैं। और नेता नगरी में हमेशा की तरह हमारे कांस्टेंट फैक्टर हैं टीवी जर्नलिस्ट, जो कहते हैं कि टीवी मत जोड़ा करिए, राजदीप सरदेसाई जी। फिर से आपने टीवी शब्द जोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट करिए, मल्टीमीडिया आजकल। राजदीप जी, मैं टीवी इसलिए कहता हूँ ताकि आपको उस जिम्मेदारी का एहसास हो जो टीवी वाले शायद कुछ कम ध्यान रखते हैं। नहीं, देखिए, उसमें दिक्कत ये होती है, एक बार आप टीवी जर्नलिस्ट कह दो कि जितने फिर कमियां टीवी की है वो सब मुझ पर लाद देते हैं लोग। कहते आप तो उसी टीवी से आते हो। मैं बिल्कुल आता हूं और मुझे इसमें कोई शक नहीं है। अच्छी बात है, टीवी न्यूज अभी भी लोग देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि टीवी न्यूज और भी बेहतर बने और इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूं मल्टीमीडिया के जरिए। अच्छा, ठीक है, मैं आपका नए सिरे से परिचय देता हूं। मेरे साथ है राजदीप सरदेसाई, पूर्व प्रिंट पत्रकार, मौजूदा टीवी पत्रकार और डिजिटल पत्रकार होने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये हुई ना बात, मैं सौरभ द्विवेदी बनना चाहता हूँ। अरे बाप रे, चलिए नेता नगरी शुरू करते हैं। सबसे पहले इस हफ्ते की सियासी सुर्खियों के बारे में बात कर लेते हैं। शो में आज बात करेंगे भारत और चीन के बीच तनाव की। दोनों तरफ से बयान। हमारी संसद मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, वहां पर देश के रक्षा मंत्री का बयान, गृह मंत्रालय की तरफ से बयान, प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र। इन सबसे इतर जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है वो लगातार चल रही है, ट्रैक वन डिप्लोमेसी चल रही है। कभी रक्षा मंत्री मिलते हैं, कभी विदेश मंत्री मिलते हैं। दोनों तरफ से सेनाओं का जमावड़ा है। तो इसका मतलब क्या है सामरिक पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो इस वक्त देश का सबसे बड़ा मसला है उस पर विस्तार से बात करेंगे। एक विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ये मसला किसानों से जुड़ा हुआ है। 3 ऑर्डिनेंस बिल की शक्ल में आए हैं, लोकसभा में पारित हो चुके हैं, राज्यसभा में पारित होने का इंतजार है और उनको लेकर बवाल कटा हुआ है और बिल्कुल जूरी डिवाइडेड। महाराष्ट्र के राजू शेट्टी जैसे किसान हैं जो इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, अकाली दल है, कांग्रेस है, हरियाणा में बीजेपी की साझेदार जेजेपी है जो इसका विरोध कर रही है। तो हरियाणा और किसानों की एक जो लॉबी है पंजाब के, वो विरोध कर रही है, दूसरी जगह समर्थन कर रहे हैं। तो मामला क्या है? अर्थशास्त्रियों की राय भी बटी हुई है। अशोक गुलाटी जैसे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ये जैसे इकोनॉमी के लिए 91 वाला मूवमेंट था वैसा मूवमेंट है। तो इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने भी शुक्रवार को, जब हम नेता नगरी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये बयान दे दिया है कि यही कांग्रेस बिल लाना चाहती थी, हम लेकर आए तो विरोध कर रही है। कृषि मंत्री हैं, वो भी लगातार नरेंद्र सिंह तोमर इस चीज पर मुखर है, कैबिनेट से इस्तीफे हो रहे हैं। तो ये पूरी जो सियासत है, इसके जो दावपेच है, उनके बारे में बात करेंगे। अड़तियों की चिंता, एमएसपी का मसला, किसानों का मसला, जोत का मसला, भंडारण का मसला, बिक्री का मसला, फार्म कॉन्ट्रैक्ट का, फार्मिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, उसका मसला, इन सब पर बात होगी। इसके अलावा आखिरी में बात करेंगे सोशल मीडिया की। ये बार बार जिक्र आता है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और एक बड़े समूह जिसमें नाराज छात्र भी थे और मौके की तलाश में घात लगाए बैठे विपक्षी दल भी थे, बेरोजगारी दिवस ट्रेंड कराए। तो ये ट्रेंड क्या दिखाता है? कई लोगों ने कहा कि बीजेपी एक सोशल मीडिया जाइंट हुई थी, अपनी मर्जी से ट्रेंड बनाना, ट्रेंड बिगाड़ना, ट्रेंड चलवाना, और अब बीजेपी को अपने ही टैक्टिक का स्वाद चखना पड़ रहा है। तो इसका राजनीतिक निहितार्थ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। आज उसके काउंटर में बार डांसर दिवस चलाया जा रहा है, 14 नवंबर को लेकर धमकियां दी जा रही हैं, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी चाइना के बारे में। और राजदीप जी, मैं आपको बताऊं, देखिए हम लोग तो यहाँ सीरियस
हमको लगता है ऐसा कि डिबेट डिस्कशन करते हैं, पर फिक्शन की दुनिया में भी ये भारत और चाइना का एंगल, वायरस का एंगल आ गया है। मैं देख रहा था पिछले दिनों एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है Z5, उसकी सीरीज आ रही है लंदन कॉन्फिडेंशियल। इनफैक्ट आज 18 सितंबर है, आज ही के दिन वो रिलीज हुई है। और उसका भी प्लॉट ये है कि ये जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगातार चल रही है कि WHO को पता था या नहीं पता था, लेकिन वुहान की लैब में कोरोना वायरस बना है। पिछले दिनों एक साइंटिस्ट का भी स्टेटमेंट आया था। तो वैसा ही एक प्लॉट उन्होंने डेवलप कर दिया है। बड़े मशहूर क्राइम रिपोर्टर रहे हैं आपके मुंबई से एस हुसैन जैदी साहब, उनकी गढ़ी हुई ये कहानी है कि एक हमारा रॉ का एजेंट है लंदन में, और उसको पता चल जाता है कि चीन ने एक और नया वायरस बना लिया है, जिसको इस बार वो भारत और चीन के बॉर्डर पर रिलीज करने वाले हैं। और जब हमारे रॉ एजेंट को ये पता चल जाता है तो उसका कत्ल हो जाता है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी में एक मोल है, एक भेदिया है, गुप्तचर है, देशद्रोही है। और उसके बाद यहाँ के कुछ एजेंट जाते हैं और पूरा घर पकड़ वो शुरू होती है। तो चाइना को सिर्फ जो सीरियस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वहां नहीं घेरा जा रहा है, जो फिक्शन की दुनिया है। मतलब मुझे बहुत अचरज नहीं होगा कि जेम्स बॉन्ड फिल्म की अगली सीरीज में भी जो विलेन है वो रशिया और नॉर्थ कोरिया की जगह अब चाइना का हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी बातें कही है। और मैं ये Z5 का जो ट्रेलर है लंदन कॉन्फिडेंशियल का, वो भी देख रहा था। मुझे दो तीन चीजें इमीडिएटली स्ट्राइक आउट होती है। एक तो एक महिला है जो सेंटर पे एक तरह से है, मोनी रॉय। वो एक तरह से जो पूरे स्पाई थ्रिलर में नॉर्मली आप देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड के जमाने में कि मेल डोमिनेटेड हुआ करता था ये, लेकिन इस बार महिला को आपने एक प्रमुख किरदार की तरह लोगों के सामने रखा, तो एक नंबर ये। दूसरा, मैं उस जमाने से आता हूं क्योंकि आप मुझे वरिष्ठ कहते हैं, कोल्ड वॉर के जमाने में, जहां जब ये स्पाई थ्रिलर हुआ करते थे रूस और अमेरिका के बीच में हुआ करते थे ज्यादातर। अब क्या हुआ है, दुनिया बदल गई है। अब रूस और अमेरिका का जमाना छोड़ दीजिए, अब भारत और चीन का जमाना आ गया है। हम 21वीं सदी के एक तरह से दो नए सुपर पावर बनना चाहते हैं, भारत चीन और अमेरिका चीन दोनों। हाँ, भारत। लेकिन कहीं ना कहीं इस Z5 के इस फिल्म में भारत और चीन के बीच में जिस तरह से, और जो आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हो रहा है उसको लेकर लोगों में काफी ये है, रुचि है देखने के लिए कि भारत और चीन के बीच में किस तरह की ये जो बैटल चल रहे हैं। और अगर आप उसे स्पाई थ्रिलर के जरिए लंदन का बैकड्रॉप दे दे, और लंदन भी मैं देख रहा हूँ आजकल कई सिनेमा में लंदन को एक तरह से बैकड्रॉप बनाया जाता है। ऐसा नहीं है, तो जेम्स बॉन्ड का शहर है लेकिन उसमें भारतीय स्पाइस है, भारत की जेम्स बॉन्ड पहुंच गए। बिल्कुल यही तो है कि मुझे लगता है हम बिल्कुल एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का एक प्रतीक है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। आप तो जानते होंगे एस हुसैन जैदी को, मतलब मैंने तो उनकी लिखी किताबें पढ़ी हैं, बायकुला टू बैंकॉक, डोंगरी टू दुबई, इस तरह की जो लंबी है। अभी उनकी बैच ऑफ 83 आई है। देखिए, एस हुसैन जैदी मुझे लगता है जब मैं बंबई में पत्रकार था वो उसके कुछ सालों बाद आए, 90s में ही। मैं लेट 80s में शुरुआत की थी, लेकिन वो एक जमाना था 90s का जिसमें क्राइम बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, खास करके मुंबई के रिपोर्टिंग में, क्योंकि अंडरवर्ल्ड गैंग्स का प्रभाव बहुत था मुंबई। और हुसैन जैदी उनमें से है जिसने ब्लैक फ्राइडे की फिल्म की थी जो बंबई में ब्लास्ट 93 में हो उस पर, और वहीं से लेकर जिस तरह से उन्होंने पूरे गैंग कल्चर के पर एक तरह से अपनी एक जॉनर बनाई है राइटिंग की। मैं उनकी कदर करता हूं कि एक व्यक्ति ने कोशिश की है कि क्राइम नॉन फिक्शन को एक तरह से एक प्राथमिकता दे, और आप क्राइम फिक्शन में आ गए हैं। ये क्राइम नॉन फिक्शन से हम क्राइम फिक्शन, और वो भी स्पाई थ्रिलर की तरह। वेल डन, गुड। आपने अपनी जाती हुई जवानी के दिनों में हिप हिप हुर्रे देखा था क्या? जाती हुई नहीं, हिप हिप हुर्रे नहीं सर। अच्छा, इट वाज अ स्कूल ड्रामा, तो उसमें एक एक्टर हुआ करते थे पूरब कोहली, वो भी इसमें है। चलिए, अब पब्लिक कहेगी कि ये नेता नगरी में शुरू में ही टीवी डिस्कस कर रहे हैं, अब हम लोग फिक्शन से फैक्ट की तरफ आते हैं और बात करते हैं भारत और चीन के बीच जो सीमा। आजकल टीवी में फैक्ट और फिक्शन दोनों एक साथ हो गए मेरे दोस्त। इसीलिए राजदीप जी, फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है? राजदीप जी, इसीलिए डिजिटल की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें अपना भी काम करना है और टीवी का भी काम करना है। तो ये लंदन कॉन्फिडेंशियल से आप चलते हैं। भारत और चाइना के बीच जो कॉन्फिडेंशियल बातचीत है
नॉन कॉन्फिडेंशियल बातचीत है और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बातचीत है उस पर। और इस बातचीत पर हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार और डिफेंस सेक्टर को दशकों से कवर करने वाले संदीप उन्नीथन। तो पहला मसला है भारत और चीन का मसला, जो कई महीनों से लगातार चल रहा है। संदीप उन्नीथन जी, आप इतने दशकों से मिलिट्री अफेयर्स कवर कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल तो ये है, देश की जनता जानना चाहती है, जो अति कॉन्फिडेंशियल मसले हैं उनको छोड़ दें अगर, तो फिलहाल जो हमारा ईस्टर्न फ्रंट है उस पर स्थिति क्या है, चाहे वो लद्दाख का फ्रंट हो, चाहे अरुणाचल का या दूसरा, मौजूदा ग्राउंड रियलिटी क्या है? सौरभ, थैंक यू वेरी मच। पहली बात ये है, स्थिति तो आप जानते ही हैं, बहुत तनावपूर्ण है। और खासकर अगस्त 29 के इवेंट्स के बाद, जब भारत की सेनाएं थोड़ा आगे बढ़े हैं LAC पर, कुछ हाइट्स ऑक्यूपाई किए हैं जिनको हमने ऑक्यूपाई नहीं किया 1962 के बाद। एक तरह से एक मिनी फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाया है भारतीय फौज ने। और जैसे आपने देखा होगा कि हमारे रवैये में भी काफी सारा एक चेंज आ गया है, थोड़े से अग्रेसिव बन गए हैं हमारे पॉलिटिशियंस, खासकर डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। और स्थिति बॉर्डर पे बहुत तनावपूर्ण है, क्योंकि पहले जो गैप थी हमारे सेनाओं के बीच वो अब बहुत कम हो गई है, खासकर इन एरियाज में। चुशुल, जहां पर चुशुल सेक्टर में, हाँ जी, सेक्टर, बिल्कुल चुशुल सब सेक्टर में बहुत तनावपूर्ण है, क्योंकि सेना जो है वहां के वो आमने सामने है, बिल्कुल आमने सामने है। 500 मीटर या 1 किलोमीटर का गैप है मेरे ख्याल से। कुछ जगहों में उनसे भी कम है, कुछ 100-200 मीटर तक की दूरी पे है। और जैसे कि आप जानते हैं, वो जून 15 गलवान इंसिडेंट के बाद सेना ने अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल दिए। हमें बताया गया कि उनको फायर करने की भी अनुमति है अगर उनको लगता है कि उनको कोई खतरा है, उनको अगर कोई खतरा महसूस होता है तो वो फायर भी कर सकते हैं। और कुछ ही दिन पहले चीनी सेनाओं ने भी फायर किया था। ये भारतीय सेना कहती है कि उनके पोस्ट के तरफ वो आए और उनको डराने और धमकाने की कोशिश की, और गोलियां भी चलाई हवा में। और ये 45 साल के बाद पहली बार भारत चीन सेना पर गोलियां चली है। तो ये बहुत ही टेंस स्थिति है, तनावपूर्ण स्थिति है। कभी भी कुछ भी हो सकता है अगर कोई ब्रेक थ्रू न आए टॉक्स में। अच्छा, आई विल कम टू दैट, पर उससे पहले एक क्विक सवाल ये है कि ये बॉर्डर पे पंजाबी गाने बजाने का क्या एंगल है? तो ये बहुत ही एक पुराना एक स्ट्रैटेजी है सौरभ। ये तो वर्ल्ड वॉर 2 से भी पहले, जब से रेडियोज आए हैं, लाउड स्पीकर आए हैं, तो प्रोपेगेंडा के तौर पे इनको यूज किया जाता है। बैटलफील्ड पे गाना बजाना, लोगों को डीमोटिवेट करने की कोशिश की जाती है। आपने सुना होगा कुछ 30 साल पहले एक पनामा के डिक्टेटर थे, मनुअल नोरिएगा। वो छुपके एक बाहरी अपनी पनामा में, जब यूएस फोर्सेस ने इन्वेड किया था, तो वो छुप गए थे एक दूसरे देश के एक एम्बेसी में। तो दिन रात फिर अमेरिकन ने इस तरह के लाउड स्पीकर लगाए वहां पर, और वो गाना प्ले करते रहे, उनकी मतलब साइकोलॉजिकली डीमोटिवेट करने की कोशिश की। तो ये हमने आज तक नहीं किया, लेकिन पहले 1962 में भी चीन ये करती आई है। तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसको कहते हैं बैटलफील्ड पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पे इसको यूज किया जाता है। अच्छा, राजदीप जी, संसद में बयान होते हैं, कई लोगों ने कहा कि बयानों में गतिरोध है। कभी कहा जा रहा है कि 1 भी इंच भूमि नहीं दी गई, कोई भी घुसपैठ नहीं हुई। कभी कहा गया कि लगातार एंगेजमेंट चल रहा है। फिर ऑक्यूपाई, घुसपैठ, इन्फिल्ट्रेशन, LAC, LOC, ये सब समझाया जाने लगा। ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो, क्या आपको लगता है एक सिंगल लाइन में है या उसमें भी कुछ कंफ्यूजन है? देखिए, मैं कई मेरे जो आलोचक है कहते हैं मैं सरकार की प्रशंसा नहीं करता जितनी करनी चाहिए। मैं इस बार प्रशंसा करना चाहता हूँ। मुझे लगता है राजनाथ सिंह जी ने दोनों लोकसभा और राज्यसभा में जो संदेश दिया काफी साफ था कि हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं, हम आप पूरी तरह से तैयार हैं। हमने एक तरह से एक संदेश साफ दिया है चीन को, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच अमन चैन हो,
लेकिन अगर हमें कोई भी प्रयास करे हमारी जमीन में आने को, हम उनको जवाब देंगे। मुझे लगता है बड़े साफ सरल भाषा में राजनाथ सिंह जी ने कहा। पहले राजनाथ सिंह जी की काफी लोग हंसी मजाक उड़ाते थे कड़ी निंदा शब्द लेकर, लेकिन इस बार मुझे लगता है जो उन्होंने दोनों सदनों में रखा सही रखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, अप्रैल टू जून जिस तरह से था, सरकार बिल्कुल डिनायल मोड में थी। और प्रधानमंत्री ने भी जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसके बाद जो कहा कि हमने एक इंच जमीन नहीं दी, ना कोई घुसा ना घुसने देंगे, वो एक ऐसे माहौल में हुआ जब गलवान में जो हुआ था वो जनता के सामने था। मुझे लगता है अप्रैल टू जून में सरकार ने गलती की कि डिनायल मोड में रहे। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि विपक्ष के टोकने के बाद, खासकर की कांग्रेस और राहुल गांधी के टोकने के बाद, उसके बावजूद सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, हालांकि जिससे ये लगे कि पूरी तरह से हम जंग की ओर बढ़ रहे हैं। अगस्त 29-30 को भी जो हुआ वो एक ऑपरेशनल डिटेल है, वो राजनाथ सिंह जी पार्लियामेंट के सामने नहीं रख सकते और विपक्ष को भी ये जानना पड़ेगा। मुझे लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है जो इस समय संसद में बहस से कोई फायदा नहीं होगा। तो मुझे लगता है सरकार ने जो नीति आगे बढ़ाई है कि हम संसद में नीड टू नो बेसिस में जितनी जानकारी देनी है उतनी आपको देंगे, बाकी अगर आप चाहें तो आप राजनाथ सिंह जी से मिल सकते हैं। और कल वेंकैया नायडू जी ने भी ये कहा कि राजनाथ सिंह जी को वरिष्ठ नेताओं से मिलकर उनको वो जानकारी दे सकते हैं, लेकिन हम ये सार्वजनिक नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि आपने अपने आर्मी कमांडर को एक तरह से एक डायरेक्शन क्लियर दिया है, तो सरकार की रणनीति जो है वो विपक्ष नहीं डिसाइड कर सकता। सिक्योरिटी के मुद्दों पर आप विपक्ष को, तो आप कह रहे हैं क्या मिक्स सिग्नल आ रहे हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के? हाँ, क्योंकि जून के महीने में मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री ने कहा उससे कुछ ना कुछ मुझे लगता है सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा, क्योंकि असलियत कुछ और थी और आप कुछ और कह रहे थे। और मैं आपसे और खास करके संदीप से पूछ रहा था, जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये जो देपसांग प्लेटो है 1000 किलोमीटर का, वहां क्या हो रहा है, उस पर क्यों इतनी चुप्पी साधी जा रही है? क्या कहीं हमें यह भी साफ करना चाहिए कि वहां हकीकत क्या है और कितना जनता के सामने रखना चाहिए? ये एक सवाल मेरा है। संदीप, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हम लोग ये पढ़ते रहते हैं कि कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई, ये किस तरह की मीटिंग होती है जो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे चलती है इसमें, और इन लोगों को कितनी अथॉरिटी होती है? कि क्योंकि बात तो फिर भारत के मामले में कहें तो एक सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास आती है, चाइना का क्या सिस्टम है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर आप वो मैकेनिज्म बता सकें बातचीत के। सौरभ, ये जो ये मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन या टॉक्स जो चलते हैं कोर कमांडर लेवल पे, डिवीजन कमांडर लेवल पे और ब्रिगेड कमांडर लेवल पे भी चलते हैं, और ये चुशुल में ही होते हैं। वहां पे एक मीटिंग प्लेस है, चुशुल मोल्डो उसको कहा जाता है इस मीटिंग स्पॉट को, और एक बॉर्डर मीटिंग पोस्ट है ये, और सारे जो टेंशन है ज्यादातर यहीं से सॉल्व किए जाते हैं। हमारे पहले भी हुए हैं काफी सारे इंसिडेंट्स, जैसे देपसांग में भी इंकर्जन्स थे, चुमार में, इस सारे जो इंकर्जन्स के मीटिंग ग्राउंड्स, इसकी जो मीडिएशन सब होती है, मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स यहीं पे करते हैं, और कोर कमांडर लेवल है। इट्स जैसे कि नॉर्मल डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन होते हैं, टेबल है, एक टेबल है, टेबल के दोनों तरफ लोग बैठते हैं, मिलिट्री डेलीगेशंस, और अपने वो पॉइंट्स रखते हैं और डिबेट चलते रहते हैं काफी देर तक। और इस साल वैसे हमने देखा, क्योंकि मामला इतना उलझा हुआ है, पहली बार चीन ने इतने सारे जगहों पे इंकर्जन्स किए, काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और जहां तक कि हमें बताया जाता है कि हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स हमें बताते हैं कि चीन किसी तरह से स्टॉल कर रही है टॉक्स को, उसको प्रोलॉन्ग करते जा रही है, डिले करते जा रहे हैं। उनको ऐसा है कि उनको लगता है कि उनको अथॉरिटी नहीं दिया जा रहा है नेगोशिएट करने के लिए, और किसी वजह से वो जैसे स्टॉलिंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, खास करके पंगोंग सो एरिया को लेकर वो वापस जाने की बात नहीं कर रहे हैं, और वो अड़े हैं कि हम फिंगर फोर्स के पीछे नहीं हटेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। तो इसी वजह से काफी दिन तक ये सारे जो आप जैसे जानते हैं 12 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए हैं, और हर राउंड जो है, खासकर मिलिट्री राउंड्स जो है 8-8, 9-9, 10-12 घंटे तक चले हैं टॉक्स।
तो ये हमें इस चीज से ये साफ बताती है कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड मामला है ये इस बार की जो है। हमारे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि वो चाइनीज साइड से उनकी जो अथॉरिटी है बहुत कम है, वो डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रखते हैं ऊपर तक। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो है, जो ओवरऑल जिसके अंडर पीपल्स लिबरेशन आर्मी आती है। जैसे आप जानते हैं चाइना में की जो स्ट्रक्चर है और इंडिया की स्ट्रक्चर बहुत अलग है। हमारी जो आर्मी है वो इंडियन आर्मी है, इंडिया की आर्मी है, लेकिन पीएलए जो है ये पार्टी की आर्मी है, कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है। और जो चाइना की आर्मी है, अगर आप ठीक से देखोगे तो वो ताइवान में बैठी है, जो उनको डिफीट करके वहां भेजे गए 1949 में। वो चाइनीज आर्मी, चाइनीज नेशनलिस्ट आर्मी ताइवान में है, लेकिन ये आर्मी जिससे हम बातचीत कर रहे हैं वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है। तो बहुत अंतर है दोनों आर्मीज में, खासकर की पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत ज्यादा है इसमें। हर डिवीजन में, हर चाइनीज यूनिट में कॉमिसार जो है वो पुरानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है सोवियत यूनियन की तरह, बिल्कुल उसी तरह ये पॉलिटिकल और मिलिट्री उनकी बहुत तालमेल है उनमें। हमारे यहाँ पर ज्यादातर जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने सेना को पूरी छूट दे दी है इस बारे में, इसको आप डिसाइड कर सकते हैं, आप टॉक्स कीजिए या कुछ स्ट्रैटेजी बना दीजिए, बस पॉलिटिकल क्लियरेंस हमसे लीजिए। इस तरह की छूट चाइनीज आर्मी को नहीं है। जो भी वो करते हैं वो सीधा बेजिंग से उसको संदेश आते हैं। ये तिब्बत और सिंजियांग जो जैसे वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर आते हैं, और ये सारे जो है शी जिनपिंग जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उनके निगरानी में रहते हैं। और जैसे आप जानते हैं शी जिनपिंग शायद चाइनीज माओ सेदोंग के बाद सबसे शक्तिशाली चाइनीज लीडर हैं, जो न सिर्फ चाइनीज प्रेसिडेंट है और पार्टी के अध्यक्ष है, और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के इंचार्ज भी हैं। और शायद ये चाइनीज हिस्ट्री में पहली बार है कि आपने एक इतने पावरफुल आर्मी, एक पावरफुल हेड ऑफ स्टेट को मिलिट्री यूनिफॉर्म में देखा है। न सिर्फ एक बार, लेकिन लगातार आप उनको देखते आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमने शायद शी जिनपिंग को पढ़ने में गलती की, हमारी सरकार ने गलती की, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने गलती की कि उनको लगा कि ये एक व्यक्ति है जिससे हम बात कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस मिलिट्री शी जिनपिंग को नहीं देखा जिसकी निगरानी में सारे जो हम बिजनेसमैन शी जिनपिंग को देखते रहे और हमें लगा कि चूंकि हम इतना बड़ा मार्केट है तो ये हमसे बना के चलेंगे। पाकिस्तान के केस में बहुत ही क्लियर है, दो पावर सेंटर है वहां पर। एक पॉलिटिकल है, नवाज शरीफ, मैं कारगिल की बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ जो है पॉलिटिकल है, और मिलिट्री जो है परवेज मुशर्रफ के अंडर है। मिलिट्री सबसे पावरफुल है। हमें लगा काफी सालों तक कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करके उनको शायद मिलिट्री लीडर्स को कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये गलती तो पहली बार हुई कारगिल में 1999 में, जब उन्होंने अटैक किया लाहौर बस यात्रा के तुरंत बाद। और दूसरी गलती जब की हमने पठानकोट में, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए नवाज शरीफ को मिलने, और ठीक कुछ दिन बाद पठानकोट का हमला हो गया इधर एयरबेस पर 2015 में। तो ये, लेकिन चाइना में ये दोनों स्ट्रक्चर्स है, ये दो मुखौटे हैं एक आदमी में, ये कंप्रेस्ड है। शी जिनपिंग जो मिलिट्री है, बिजनेस है, सारी जो ओवरऑल कंट्रोल है चाइना के, वो उनके हाथ में है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ये है कि रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि हम बातचीत के जरिए मसला सुलझाना चाहते हैं। आर्मी की तरफ से भी हमें ये फीडबैक मिल रहा है कि चाइनीज आर्मी को ये मैसेज दिया जा रहा है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि बातचीत खींचो, ये करो। इन सब के बीच जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो भी शंघाई कॉरपोरेशन के परचम तले एक बातचीत करते हैं। उस बातचीत के क्या निहितार्थ है, राजदीप जी और संदीप जी? देखिए, उसके पहले एक बात मैं कह दूं कि शी जिनपिंग के साथ किसने स्पेशल रिलेशनशिप करने की कोशिश की थी। मैंने मोदी सरकार की आज प्रशंसा भी की है, लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल तो उठाना पड़ेगा कि मोदी जी ने जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट किया था अपनी रिलेशनशिप शी जिनपिंग के साथ, उसका क्या हुआ? आज क्या एक ऐसी स्थिति बनी है कि मोदी जी और शी जिनपिंग में कहीं इतने महीनों से कोई संपर्क एक तरह से नहीं हुआ। वहां से आते हैं, आज आप राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में उन्हें एक तरह से सरकार की तरफ से बताना पड़ता है क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री उस समय शामिल भी नहीं थे। अब आप जयशंकर जी के पास आइए,
जयशंकर जी वहां एम्बेसडर भी रहे हैं, उनकी काफी वहां एक्सपीरियंस भी रही है। वो जानते हैं कि चीन के साथ किस तरह से आपको बड़े सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। मुझे एक बड़ी अच्छी बात शिवशंकर मेनन जो हमारे पुराने एनएसए थे उन्होंने कहा, चीन के साथ चीन 2 कदम आगे उठता है, उसके बाद वो नेगोशिएशन के लिए तैयार होता है और 1 कदम पीछे चला जाता है। इसका मतलब क्या, मैं 1 कदम तो आगे तो चला गया, पहले तो 2 कदम आगे चला गया, उसके बाद 1 कदम पीछे चलता हूं। इसलिए मैंने सवाल पूछा देप्सांग के बारे में। अब इन सवालों पर ना जयशंकर जी बात कर रहे हैं, ना राजनाथ सिंह जी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तो आप छोड़ ही दीजिए। मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में अगर जयशंकर जी कहे कि मैंने वांग से बात की है, उस लेवल उस स्तर पर बात की है, वो जमीन पर कहां आ रही है? उसी वजह से, क्योंकि संदीप ने कहा असली पावर चीन में जी जिनपिंग के पास है। ही इज द पावर सेंटर, कोई और नहीं है। पाकिस्तान में कम से कम टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं 2 पावर सेंटर था, वहां एक ही है। अब यहां भी आप एक जानिए, देयर इज रियली वन मेजर पावर सेंटर। यस, द आर्मी को आपने दिया, लेकिन मोदी जी अल्टीमेटली इज योर पॉलिटिकल लीडर। अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं बार बार कि आप जयशंकर जी छोड़िए, राजनाथ सिंह जी छोड़िए, कब हम देखेंगे डायलॉग एट द हाईएस्ट लेवल? और फॉरगेट डायलॉग, अ कॉन्वर्सेशन, सम काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू। अगर आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है चीन में पर्सनल लेवल पर, पर्सनल डिप्लोमेसी के साथ, मामल्लापुरम हो, अहमदाबाद हो, झूले पर गए हो, व्हाई आर यू अनएबल टू इन्वेस्ट दैट? आई वुड लाइक टू नो। मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम इस पर कहीं ना कहीं अगर विपक्ष सवाल पूछे तो वो वाजिब है। आप मिलिट्री ऑपरेशन पर नहीं पूछ सकते, पर इस पर पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री और जी जिनपिंग के बीच क्यों संपर्क नहीं हो पाया। ठीक बात। संदीप जी, ये जो डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रहे हैं, इस पर मैं आपकी रिएक्शन जानना चाहूंगा। सौरभ, पिछले दिनों में मैंने एक्चुअली इंडियन सरकार की रणनीति में पढ़ रहा था कि खासकर कि अगस्त 29 के बाद आपने देखा होगा किस तरह से अब पहली बार 4 महीने हम चुप बैठे, कुछ हमारी कोई स्थिति मतलब कोई स्ट्रैटेजी दिख नहीं रही थी, लेकिन अब हमें चल के पिछले 2 हफ्ते में एक स्ट्रैटेजी दिखने में आ रही जो कि मैं समझता हूं कि जिसमें जयशंकर जी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो गुड कॉप हैं, राजनाथ जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो बैड कॉप है। तो ये गुड कॉप बैड कॉप का आप खेल देखते जाओगे। जो जयशंकर है वो कहेंगे कि देखिए टॉक्स है, मामला ऐसा है, हमें बातचीत से ही सुलझानी चाहिए ये जो समस्या है। राजनाथ जी जो है मिलिट्री ऑप्शन की बात करेंगे, और जैसे आपने देखा कुछ दिन पहले बहुत ही एक पावरफुल स्टेटमेंट उन्होंने किया था पार्लियामेंट में, उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। राजनीत जी ने भी कहा ये कि इतनी पहली बार इस सरकार से हमने इस तरह की जो बातें सुनने को आया कि पहली बार किसी ने चाइना का नाम लेके उनको नेम किया है कि उन्होंने ये ट्रीटीज की उल्लंघन किए हैं, और उन्हें बहुत ही स्पष्ट तरह से उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने हमारे एक तरह से हमको धोखा दिया है, जबकि इतने सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे। आपने इतने ट्रीटीज पे साइन किया, 1993 की ट्रीटी है, 1996 की मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, इन सबको आपने एक ओवरनाइट आपने इनको रद्द किया, इतने 2 डिविजन्स आपने मूव कर दिए। और ये जो डिविजन्स उन्होंने मूव किए, ये कोई जंग करने की बात नहीं है, इनको मूव किया है जैसे हमको अभी समझ में आ रहा है, एक तरह से चाइनीज एक्यूप्रेशर कहा जाता है इसको, कि उन्होंने हमको प्रेशराइज करने के लिए सिर्फ उसको मूव किया, क्योंकि 2 डिवीजन से आप कुछ नहीं कर सकते हो। लद्दाख सेक्टर में बहुत ही एक मुश्किल जगह है, अगर आपको वाकई कोई मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करनी हो तो आपको 6 या 8 डिविजन्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडियन आर्मी कहती है कि हम 1962 की आर्मी नहीं है, हमने काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं डिफेंस में। और एयरफोर्स को जैसे आपने देखा होगा, पहली इंडियन एयरफोर्स वहां पहुंच गई बैटल स्पेस में कि बताने के लिए कि देखिए इस बार हम एयरफोर्स को नहीं उनके हाथ बांध के नहीं रखेंगे। तो इस तरह से पिछले कुछ 2 हफ्तों में हमने एक नई तरह की रणनीति देखने को आ रहा है, हमारे सामने आ रहा है। और मैं समझता हूं कि ये एक तरह से अगर आप इंडिया को हाथी के तौर पे देखा जाएगा, अगर एलिफेंट के तौर पे, तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय हाथी जो है पहली बार जाग गया है और अब वो मूव करने लगा है। चलिए, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मेटाफर। संदीप उन्नीथन जी, आप नेता नगरी में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी रखवाले में तो आपसे और शिव अरूर से हम लोग विस्तार से ये सब मामले जानते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।
अब बात नेता नगरी के दूसरे विषय की। देश का सबसे बड़ा विषय इस समय किसानों को लेकर 3 ऑर्डिनेंस जो लोकसभा से बिल के रूप में पारित हो चुके हैं। राज्यसभा का इंतजार तगड़ा घमासान। जैसा पहले कहा, अकाली दल भाजपा की सबसे पुरानी सबसे पक्की दोस्तों में से एक, उसकी हरसिमरत कौर जो नुमाइंदगी कर रही थी मंत्रिमंडल में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कई लोगों ने कहा कि यही अकाली दल थी जो जब कैबिनेट में डिस्कशन हुआ तब चुप्पी साधे हुए थी। कई लोगों ने कहा कि अब तो मजबूरी थी इस्तीफा देने की, क्योंकि कैबिनेट मंत्री रहते हुए विरोध करती तो वो आर्टिकल 75 का उल्लंघन होता। कई लोगों ने कहा कि यही सुखबीर बादल थे जो पंजाब विधानसभा के सत्र में कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रतिरोध करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर से हासिल चिट्ठी लहरा रहे थे। लेकिन अब अकाली दल की अंदरूनी लड़ाई ऐसी है, ढींढसा ग्रुप अलग हो चुका है, भाजपा अपनी सीटें बढ़वाना चाहती है, अकाली दल का बेस कमजोर हो रहा है। उन सबको देखते हुए और उनका जो कोर प्लैंक है, कोर वोट बैंक है, किसानों का वोट बैंक, जिसके लिए देवकांत बरुआ की तर्ज पर सुखबीर बादल ने यह भी कह दिया कि हर किसान अकाली है और हर अकाली किसान है, तो उन्होंने इस तरीके का एक पॉलिटिकल गिमिक और दांव चला। कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, हरियाणा से विरोध के स्वर उभर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो शेतकारी संगठन है वो कह रहे हैं ये फार्मर्स को जो इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए उसकी दिशा में पहला कदम है। मैंने अशोक गुलाटी का भी जिक्र किया। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा ज्ञान संवर्धन करने के लिए वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी हैं, जिनको आप लोग कई दफा ललन टॉप शो में भी देख चुके हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया नेता नगरी से जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं देवेंद्र जी कि ये जो 3 बिल हैं, पहला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, दूसरा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस। ये 3 बिल अगर आप मेरे दर्शकों को बिल्कुल आम फहम भाषा में एक एक दो पंक्ति में बता सके, हम तो अपने तय बताते ही हैं कि ये है क्या, मामला क्या है, क्योंकि उनको सिर्फ कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं, एमएसपी, अड़तिया। आज प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया कि एमएसपी मिलता रहेगा, विपक्ष झूठ फैला रहा है। तो इन 3 बिलों के बारे में सबसे पहले बताएं, फिर चर्चा करें। देखिए, जो 3 बिल हैं बेसिकली ये हमें ओपन मार्केट की तरफ लेके जाते हैं। और ये बिल, जो पहला बिल है, उसका जो मैसेज है या जो उसका ऑब्जेक्टिव है बहुत क्लियर है कि वो कहते हैं कि भाई मंडी के बाहर भी आप किसान अपना प्रोड्यूस बेच सकेगा और जो इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट जो भी बाधाएं थी वो हट जाएंगी। सो दैट मीन्स 1 कंट्री 1 मार्केट। पंजाब का किसान बेंगलोर में जाके अपना प्रोड्यूस बेच सकता है, बेंगलोर का किसान छत्तीसगढ़ में आके अपना प्रोड्यूस बेच सकता है। ये उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो आपने कहा, एक जो जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं या जितने भी बड़े प्रोसेसिंग कंपनीज हैं उनके लिए जो स्टॉक लिमिट थी वो हटा दी गई है कई क्रॉप्स पे, यानी सिर्फ फूड क्रॉप्स ही नहीं, उसमें इंक्लूड किया गया है अनियन, पोटैटो और एडिबल ऑयल्स, ये सब मिल दिए गए हैं। और इनमें जो स्टॉक लिमिट है, अपर स्टॉक लिमिट है, वो हटा दी गई है। और तीसरा जो एक प्रावधान है, उसमें तीसरा जो एक ऑर्डिनेंस था या जो बिल था, उसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नए रूल सेटअप किए गए हैं और ये कहा गया है कि 5 साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसमें डिसरप्शन हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर उसकी क्या प्रोसेस होगी वो भी उसमें स्पेल आउट की गई है। बेसिकली ये जो 3 बिल हैं ये हमें एक तरह के ओपन मार्केट के हवाले छोड़ रहे हैं किसानों को, और ये कहा जा रहा है कि ये जब मार्केट ऑपरेट करेगी तो किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो आएगी इस सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आएगी और उससे जो है किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, अच्छा प्राइस मिलेगा, प्राइस से डिस्कवरी होगी जो इकोनॉमिक टर्म्स में हम कहते हैं। ये बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इसके प्लस माइनस पे चर्चा के लिए मैं आपके पास लौटूंगा। देवेंद्र जी, राजदीप जी, आप अशोक गुलाटी जी से बात कर रहे थे कल, उनका क्या तर्क है, क्या कह रहे हैं ये अर्थशास्त्री? देखिए, एक वर्ग है अर्थशास्त्रियों में, जैसे आपने कहा इसमें डिवाइड है, लेकिन जो एक तरह से जो लिबरलाइज्ड इकोनॉमिस्ट है, जिसमें प्रोफेसर गुलाटी उनमें से एक है, उनका कहना है कि 1991 में जिस तरह से इंडस्ट्री को डी लाइसेंस किया गया, एक तरह से कंपटीशन के लिए ओपन किया गया, उसी तरह से अब कृषि को किया जा रहा है। जो किसान अपनी उनका क्रॉप है वो किसी दूसरे राज्य में नहीं जाकर बेच पाता था, उनकी जो खेती थी वो उसी राज्य तक सीमित थी, उसी मंडी में जाना पड़ता था, पूरे एपीएमसी का दबदबा हुआ करता था, सरकारी एजेंट और कमीशन एजेंट के थ्रू जाना पड़ता था।
उनका कहना है इससे कंपटीशन बढ़ेगी और किसान को वो एक तरह से हक मिलेगा कि अब मेरी जो खेती है मैं कहाँ उसे लेकर जाऊं। मैं अगर मेरा जो गेहूं है, चावल है या जो नॉन व्हीट नॉन राइस क्रॉप्स है, कहाँ लेकर मैं पूरे देश भर में ले जा सकता हूँ। जैसे शर्मा जी ने कहा 1 मार्केट 1 नेशन। अब ये सब एक तरह से अगर आप देखें, कई सालों से शरद जोशी जो शेतकरी संगठन के महाराष्ट्र के नेता हुआ करते थे, वो हमेशा ये कहते थे कि ये भारत और इंडिया के बीच में जो दरार है उसे अब खत्म करना है और हमें एक तरह से किसान को मार्केट फ्रेंडली करना है। सवाल ये है कि छोटा मार्जिनल किसान जो है, जो एक तरह से 80% से ज्यादा है, क्या वो इसका फायदा उठा पाएगा या केवल बड़े किसान या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे है उनको इसका फायदा उठाएगी। तब जब मैंने प्रोफेसर गुलाटी को कहा, उन्होंने कहा यही जो आशंकाएं 91 में भी कही जा रही थी कि जैसे आप मार्केट को एक्सपेंड करेंगे, जो छोटे इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाएंगे। उसके बदले उनका कहना है सर्विस सेक्टर बहुत आगे जा पाया 91 के बाद। तो उनको लगता है ये इंडियन एग्रीकल्चर का 1991 मोमेंट है और जो उनका विरोध कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो 91 में जिसे बॉम्बे क्लब कहा जाता था इंडस्ट्री में, उसी तरह के पुराने जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो नेता हैं, जो कमीशन एजेंट हैं, वो इसे विरोध कर रहे हैं। उनको लगता है कि आम किसान को इसको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। अब लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, ये बड़ा सवाल। देवेंद्र जी, आपकी क्या राय है? आप लगातार कृषि के विषयों पर लिखते रहते हैं, इन तीनों बिलों को लेकर। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो मेनलाइन इकोनॉमिस्ट हैं वो अमेरिका और यूरोप से आगे नहीं देख सकते। और दूसरी बात यह है कि जो टेक्स्ट बुक्स में हमारे जो ओपन मार्केट इकोनॉमी की जब बात करते हैं, फ्री मार्केट की बात करते हैं, वो उससे आगे भी देख नहीं सकते। ना उनकी इतनी क्षमता है कि जो वर्ल्ड बैंक और IMF ने हमें कहा है उसके बाहर वो जाके आंकलन कुछ कर पाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो हमने जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं, ये कट एंड पेस्ट की है हमने अमेरिका से और यूरोप से। अमेरिका और यूरोप में इतना भयंकर संकट है एग्रीकल्चर का, इसके बारे में तो हमारे इकोनॉमिस्ट नहीं जानते या नहीं बताना चाहते। अब देखिए, 7 दशकों से अमेरिका में ये ओपन मार्केट इकोनॉमी थी, वहां पर कोई MSP नहीं है, वहां पर कोई APMC की मंडी नहीं है, वहां पर पूरा नेटवर्क है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा रूरल का, हम सब जानते हैं। उसके बावजूद हम ये भी जानते हैं कि वहां पर वॉलमार्ट भी है जिसके पास कोई स्टॉक लिमिट नहीं है। इससे बड़ी कंपनी कौन सी हो सकती है। ये भी हम जानते हैं कि वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, कमोडिटी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एक्सचेंज जो है शिकागो में है। उसके बावजूद भी अमेरिकन एग्रीकल्चर इज पासिंग थ्रू ए टेरिबल क्राइसिस। The chief economist of the US Department of Agriculture has gone on record saying कि American farmers की जो income है since 1960s has been on a steep decline. आजकल भी अगर हम देखें तो the rate of suicide in rural America is 45% higher than the rate of suicide in urban America. जो bankruptcy खड़ी है किसानों के सिर पे वो $425 बिलियन की है। अब मुझे बताइए कि जो मॉडल वहां पर फेल हो चुका है, जो यूरोप में फेल चुका है, यूरोप में आज अगर टिका हुआ है एग्रीकल्चर तो वो सब्सिडीज के ऊपर टिका हुआ है। हम जानते हैं कि OECD कंट्रीज की सब्सिडीज हर WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग से पहले चर्चा में होती है और वो इतनी सब्सिडीज हैं कि जो मार्केट है एक्चुअली वो सर्वाइव करती है या थ्राइव करती है उन सब्सिडीज के सिर पर। अभी देखिए OECD की फिगर्स हैं, लेटेस्ट जो फिगर है 2018 की है मेरे पास, कि $246 बिलियन की सब्सिडी एग्रीकल्चर में जाती है, जिसमें $100 बिलियन सिर्फ यूरोप के लिए जाता है। और वो अगर यूरोपियन एग्रीकल्चर में आप ये हटा दीजिए सब्सिडीज तो उनका एग्रीकल्चर भी कोलैप्स करता है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज हमारे इकोनॉमिस्ट क्यों नहीं देख सकते कि अमेरिका और यूरोप से आगे, ये क्यों नहीं देखते कि इंडिया के लिए हमें वो फेल्ड मॉडल नहीं चाहिए। व्हेन विल वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर कंट्रीज। वहां तो सब्सिडीज थी, ह्यूज सब्सिडीज। अब देखिए अमेरिका में हर फार्मर को एवरेज जो है $60,000 हर साल मिलते हैं एज सब्सिडी सपोर्ट। इंडिया में $200 से ज्यादा सब्सिडी सपोर्ट नहीं मिलती है। अब अंडर इंडिया की एक स्टडी है कि अगर हम ग्रीन बॉक्स सब्सिडियों की भाषा में आप जानते हैं, अगर वो हटा दी जाए तो अमेरिका, कनाडा और यूरोप का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वो 40% ड्रॉप करता है। यानी मतलब उनका एग्रीकल्चर ही नहीं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी सब्सिडीज पे टिका हुआ है। तो ये हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं ये कब देश की रियलिटीज को जानेंगे और एक फेल्ड मॉडल हमारे पे क्यों थोपा जा रहा है। यही हमने 2006 में किया था। 2006 में बिहार में यही कहा गया था कि सब अब बिहार विल बी अ हार्बिंगर ऑफ ए न्यू रेवोल्यूशन, पंजाब पीछे रह जाएगा, बिहार उसकी लीड लेगा। उन्होंने APMC मंडियां भी खत्म कर दी थी उस टाइम तो, और रिजल्ट ये हुआ 14 साल हो गए हैं,
आपने देखा है कि जितना रिवर्स माइग्रेशन हुआ उसमें अधिकतर लोग बिहार गए हैं। 14 साल आपने जनरेशन का जो लॉस हुआ है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरा ये कहना है कि जो इकोनॉमिस्ट ने या जो पॉलिसी मेकर्स ने डिसीजन लिया था उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक जनरेशन का पूरा लॉस हो चुका है जस्ट बिकॉज समबडी हैज दिस फैंसीफुल आइडिया कि मार्केट्स ऑपरेट वेरी वेल। क्यों नहीं बिहार में मार्केट्स ऑपरेट कर पाई अभी तक? क्या कारण है कि हर साल बिहार से जो प्रोड्यूस है अनस्क्रूपुलस ट्रेडर्स उसको लाके पंजाब और हरियाणा में बेचते हैं पैडी और व्हीट का? इससे मतलब साफ है कि दैट मॉडल फेल्ड टू शो इट्स वर्थ इन बिहार। अब जब बिहार में फेल हो चुका है, जब अमेरिका में फेल हो चुका है, जब यूरोप में फेल हो चुका है, हमारे इकोनॉमिस्ट क्या टेक्स्ट बुक के बाहर देखने की क्षमता नहीं रखते? व्हाट ए ट्रेजेडी ऑफ दिस कंट्री। व्हाई कांट वी बिल्ड अप आवर ओन सिस्टम जो कि देश के किसानों के लिए हित में हो? क्यों नहीं हम कर सकते? मुझे नहीं समझ आता कि व्हाई डू यू हैव टू फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन जो वर्ल्ड बैंक ने आपको दे दी है और आपको लगता है कि आपकी प्रमोशन तभी हो पाएगी, आप उसको प्रमोट करते रहेंगे। आई थिंक वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट मोड जो हमारे यहाँ पर फॉलो किया गया इतने सालों से। अच्छा राजदीप, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? नहीं, मैं 2-3 छोटे मुद्दे रखना चाहता हूँ। मेरी जानकारी बहुत कम है वैसे, लेकिन मैं दूसरों से जो मुझे मिल रही है जानकारी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक आप देखिए, और आपने उनका जिक्र भी किया शुरुआत में सौरभ भाई, ये है राजू शेट्टी। अब राजू शेट्टी भी अपने आप को किसान के नेता मानते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि राजू शेट्टी, आप नहीं कह सकते केवल बड़े किसानों के लिए एक तरह से उनके वक्ता है या वो छोटे किसानों के विरोध में है, लेकिन उनको भी लगता है, खासकर की जो कैश क्रॉप इकोनॉमी है उसको उनको लगता है कि अगर मार्केट से जोड़ा जाए तो किसानों का फायदा हो सकता है। कि इस समय किसको फायदा होता है? कुछ पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग जो है, एपीएमसी में जो कमीशन एजेंट हैं या उनके जो पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं, पूरा फायदा उनको मिलता है। क्योंकि महाराष्ट्र में शक्कर लीजिए, फिर आप ग्रेप्स लीजिए, ये जो है यहाँ जिस तरह से एक तबके का डोमिनेशन है, उनको लगता है अगर मार्केट से जोड़ा जाए कृषि को तो उन बाकी लोगों को भी फायदा हो सकता है। तो हमें उनकी भी आवाज सुननी चाहिए। दूसरी बात, एक महत्व की बात है कि नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है जब वो कहते हैं कि किसानों की आमदनी उनको दुगना करनी है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनकी अगर आप एक तरह से विचारधारा को नजदीकी से देखें तो मुझे लगता है उनको लगता है कि लोगों को धीरे धीरे कृषि से हटकर, यानी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से हटकर, या तो एग्रो प्रोसेसिंग में आना चाहिए या शहरीकरण होना चाहिए, कि सर्विस सेक्टर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप गुजरात मॉडल एक तरह से देखिए, उसमें आपको दिखेगा कि हालांकि कृषि में ग्रोथ रेट हुआ, लेकिन कई लोग कृषि छोड़कर धीरे धीरे शहरीकरण जो गुजरात में हुआ है पिछले 30 सालों से, ये मुझे लगता है उनकी फिलॉसफी है। अच्छा, इसको हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, मेरे 4-5 छोटे छोटे सवाल हैं जिसपे मैं देवेंद्र जी आपकी राय जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक उदाहरण मैं भी देना चाहता हूँ। बीते दिन एक कार्यक्रम के सिलसिले में मेरी बात हुई, IIM में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, IIM बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं, काफी रेप्यूटेड नाम है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इस देश में इलेक्शन रिफॉर्म्स का पायनियर है, उससे जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर शास्त्री ने एक समूह बनाया जिस समूह में अब 36,000 किसान जुड़े हैं, आंध्र प्रदेश के और दूसरे दक्षिण भारतीय जिलों के। और उन्होंने एक फर्म शुरू की फार्म वेदा के नाम से, जिसमें पूरा प्रॉफिट किसानों को जा रहा है, ओनरशिप जा रही है। उन्होंने क्या किया, जो किसानों का प्रोडक्ट है और बीच की जो दलाली वाली अड़तियों की सबकी चेन है, उसको खत्म कर दिया। तो किसानों का जो प्रोड्यूस है वो सीधे, जिसको वो फार्म टू फोक कहते हैं, सीधे वहां तक पहुंचाए। फिर विपणन में नई नई चीजें, मार्केटिंग में नई नई चीजें लेकर आए, फिर उस प्रोडक्ट को एक नाम दिया। तो इससे अब समृद्धि आ रही जिसको वो बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक वर्केबल मॉडल है। तो मैंने प्रोफेसर शास्त्री से ये बात पूछी कि आप तो इतना पॉलिसी पे सब चीजों पे बात करते हैं क्लासरूम्स में, तो उन्होंने कहा यहीं पर गड़बड़ हो गई। मैंने 1 साल की छुट्टी ली, मैं गांव गांव घूमा, बुंदेलखंड गया, रुहेलखंड गया, बघेलखंड गया, दक्षिण भारत में घूमा, उड़ीसा में घूमा, कि किसानों के असली मुद्दे क्या है, वो चाहते क्या है, उनकी जरूरतें क्या है और कैसे उनको जोड़ा जा सकता है। और उसकी समझ के आधार पर हमने ये 15 साल में एक सिस्टम बिल्ड किया। तो ऐसा मतलब उनकी बात सुन के हमें लगा वो ये कि किसानों को साथ लाया जाए और उनको बाजार की राइड पर सवार होना सिखाया जाए, ताकि उनको ज्यादा मुनाफा मिले। क्योंकि प्रकट रूप से, घोषित रूप से सबकी चिंता यही होती है कि किसानों की आय बढ़े, किसान समृद्ध हो, उनके हितों की रक्षा हो, या जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि
कहीं पे सब्सिडी के जरिए और कहीं पे किसी और चीज के जरिए उनके हितों को बचाया जाए। तो एक मॉडल वो भी है। सौरभ, आपने जो कहा शास्त्री का उदाहरण दिया, एक बात आपने रखी 15 साल। देखिए ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, ये जानिए। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब भी सिस्टम में डिसरप्शन होता है, ये जो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं आज हरियाणा और पंजाब में, ये राजनीति से प्रेरित है। लेकिन उसके साथ साथ जो किसान है, आम किसान है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, उसको आपने अभी तक पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं दिया है। त्रिलोचन शास्त्री जैसे व्यक्ति ने कोशिश की, लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा। ये और उनको नियत पर भरोसा था। चलिए, पहला मसला जो बार बार उठ रहा है देवेंद्र जी, वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या है ये ऑर्डिनेंस में एमएसपी का चक्कर? क्योंकि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं एमएसपी मिलता रहेगा। ज्यादातर लोगों को ये डर है, खासतौर पर पंजाब के लोग जो वीट में और राइस में जिनका 1/3 या 1/4 कंट्रीब्यूशन रहता है, कि ये एमएसपी वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। तो क्या है वस्तु स्थिति एमएसपी की? देखिए, मैं त्रिलोचन शास्त्री जी की भी बहुत इज्जत करता हूं और मैं शरद जोशी को भी अच्छी तरह जानता था। इतने साल से हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो शरद जोशी जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, बेसिकली वो गन्ने के किसानों की थी। और गन्ने के किसानों की जो सब्सिडी मिलती है या जो उनका फिक्स्ड प्राइस है, वो आज WTO में भी उसको चैलेंज किया जा चुका है कि भारत में एग्रीकल्चर जो उसके ऊपर जो उनकी फोकस रहता है, उसमें गन्ना भी है। अगर आप गन्ने को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। गन्ने की जो प्राइसेस हैं वो बेसिकली स्टेट एडवाइज प्राइस, यानी स्टेट फिक्स करती है, मार्केट नहीं करती है। जिस दिन आपने गन्ने को मार्केट पे छोड़ दिया, मैं देखना चाहूंगा शेतकारी संगठन का क्या रिस्पॉन्स होता है उसमें। वो अपनी तो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं टर्फ, लेकिन दूसरा वो कहते हैं कि सबको खोल दिया जाए। ये बात समझनी है हमें पहले बहुत जरूरी। दूसरी बात जो आपने त्रिलोचन शास्त्री जी कही, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे 30 साल हो गए, मैंने नौकरी छोड़ के ये एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ और मैं सारे देश में घूमा हूँ। और मेरा भी एक्सपीरियंस जो है वो ये कहता है कि एमएसपी देने के अलावा जो स्पेशली जो मार्केट में ला सकते हैं लोग, आपके पास कोई चारा नहीं आप किसान को एक अश्योर्ड इनकम दे सकें। अब इंटरेस्टिंग ये होगा अगर आप उनसे सवाल पूछें त्रिलोचन शास्त्री जी से कि जो प्राइस वो किसानों को दे रहे हैं, इज इट हायर देन एमएसपी कि इज इट लोअर देन एमएसपी? इट्स हायर देन एमएसपी। अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है अगर ये है तो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैं 2 सिर्फ एफपीओस को जानता हूं जिन्होंने एमएसपी से ज्यादा प्राइस दिया, दोनों के दोनों आज लॉस में। और जितने भी हमारे देश में ये चर्चा हो रही है उसमें हो रहा है कि हम हायर प्राइस दे रहे हैं। हायर प्राइस क्या होता है? अगर आज मूंग का दाम 7,000 रुपए प्रति किलो है और अगर आप उसको मार्केट में 50 रुपए मिल रहा है, अगर आप उसको 52 रुपए देते हैं, 55 रुपए देते हैं, तो वो तो हायर प्राइस हो गया ना। लेकिन एमएसपी के ऊपर क्या मिल रहा है? हमने देखा है कि जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है ओवर द इयर्स, जहां जहां एमएसपी नहीं है वहां पर प्राइसेस जो हैं वो डिप्रेस रहे हैं, प्राइसेस कम मिले हैं किसान को। और यही कारण है, मैं आपको उदाहरण एक देना चाहता हूं स्टडी का, मैं बताता हूं, आपको शेयर करता हूं। ओईसीडी ने इक्रियार के साथ एक स्टडी की जिसका आपने नाम लिया, अशोक गुलाटी जी उसमें है। उस स्टडी ने बताया है कि 2000 और 2016-17 के बीच में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपने कभी देखा किसी टीवी चैनल पे ये डिस्कशन हुआ हो कि 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ 16 सालों में किसानों का? और ये ओईसीडी की रिपोर्ट है, उसमें ये भी कहा गया क्योंकि उनको उनका जो हक बनता था, ये जो दाम मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, ये लॉस है। आप ये देखिए कि 2000 और 2016-17 के बीच में, जबकि हम ये जानते हैं कि एमएसपी देश में सिर्फ 6% किसानों को मिलता है, 94% फार्मर्स तो मार्केट्स पे डिपेंडेंट है। और उसके बाद ये मार्केट्स का हाल था कि किसान जो हैं इस क्राइसिस में, मैंने आपको एक फिगर दी है, इकोनॉमिक सर्वे 2016 कहता है कि किसान परिवार की 17 राज्यों में जो इनकम है, एनुअल इनकम, वो 20,000 रुपए है साल की। कहां है वो मार्केट्स? अगर 20,000 रुपए किसान परिवार की इनकम है 17 राज्यों में, आधे देश में, तो वो मार्केट्स कहां है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं कि ओपन मार्केट, उसको कंपटीशन में फायदा होगा। जब मंडियां ही सिर्फ 7,000 हैं देश में, जो कि अधिकतर पंजाब और हरियाणा में है, तो सारा देश तो खुला पड़ा था, तो वहां तो ओपन मार्केट ऑपरेट कर रही थी। मैं वही कहना चाहता हूं बार बार कि हमारे देश में, क्योंकि लोग बैठे हैं शहरों में, उनको आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है एग्रीकल्चर में। दे बिलीव, क्योंकि जो हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स 101 में, इकोनॉमिक्स 201 में, वी बिलीव ऑन गोइंग ऑन विद दैट काइंड ऑफ अ रिटोरिक। लेकिन रियलिटीज क्या है? अब जो आप कह रहे हैं कि भाई वहां पर कितने किसानों का, हजारों का हुआ है, पंजाब और हरियाणा ने अपना जो ये पीडीएस का सिस्टम, जो कहिए ये एमएसपी का सिस्टम, जो आप अपने सवाल पूछा है, पीडीएस तो उसके बाद में आएगा, पहले एमएसपी की हम बात करें, दैट हैज बीन बिल्ट ओवर द लास्ट 50-60 इयर्स।
और उसमें पंजाब में तकरीबन 1840 मंडियां हैं, परचेज सेंटर्स हैं, सब यार्ड्स हैं, जो उसका और एक बढ़िया नेटवर्क है, विलेज के लिंक रोड्स के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें किसान अपना प्रोड्यूस लेके जाता है, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार। लेकिन देवेंद्र शर्मा जी, नहीं सर, मैं आपको 1 मिनट टोक रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि जब मैंने गुलाटी जी से ये सवाल पूछा एमएसपी पर, और सौरभ जी, ये उनका जवाब जो इंटरेस्टिंग था, उनका कहना है कि हम एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं इस लॉ में। उनका कहना है कानून, ये बात प्रधानमंत्री ने भी आज कही है कि एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं। नहीं, उनका कहना है हम किसान को ऑप्शन दे रहे हैं, जिनको एमएसपी सिस्टम में आना है वो आ सकते हैं, जिनको ओपन मार्केट में जाना है वो जा सकते हैं, ये उनका कहना है। जैसे मैंने कहा, मैं दूसरों से जानकारी। देवेंद्र जी, जैसे अभी हमारे खेत है, हमारे पास ये विकल्प होता है कि हमारे यहाँ, हम बुंदेलखंड में हमारे यहाँ चना, मसूर, मटरा ये ज्यादा होता है, पानी की समस्या है। तो अभी तो हमने थ्रेसर लगाया, बोरा भरा, सीधे मंडी में उतारा, जहां पे सरकारी खरीद है वहां खसरा खतौनी दिखाई, नहीं तो अड़तिये को बेचा। अभी क्या है, जो समस्या है कि भंडारण की समस्या है। मान लीजिए मेरे पास 50 बोरा या 100 बोरा मसूर है और मैं अभी स्टॉक करना चाहूँ कि 4 महीने 5 महीने बाद दाम चढ़ेगा तब निकालूंगा। तो एक तो भंडारण को लेके बहुत सारे नियम थे जिनमें रिलैक्सेशन मिल रहा है, वो ट्रेडर्स को भी मिल रहा है, आई एम श्योर किसानों को भी मिल रहा होगा। देखिए, पहले इसमें समझने की हम थोड़ा कोशिश करें। आप जो कह रहे हैं कि साहब ये किसी को भी अब जाके चॉइस है उसके पास के बाहर बेच सकता है, आप एनएसएसओ का डाटा उठा के देख लें 2014-15 में, उसमें उन्होंने पूरा एक टेबल दिया है और उन्होंने बताया कि 2 सीजन को उन्होंने फॉलो किया है और उसमें ये स्पष्ट उसमें निकल के आता है कि 54% से लेके 84% तक जो लोगों ने मंडी के बाहर प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचा है। ये कहना कि मंडी के अंदर ही बेचा था, वो तो एनएसओ 2012-13 की बात कर रहा है, 14-15 की बात कर रहा है, तो ये तो पहले से हो रहा था। मैंने आपसे कहा कि 6% किसानों को एमएसपी मिलता, 94% तो अपनी चॉइस का इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो बाहर ही बेच रहे थे ना। अगर बाहर अच्छा प्राइस मिलता, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इंडिया टुडे अच्छी सैलरी देता है तो अभी उसको छोड़ के किसी और चैनल में क्यों जाएगा? जब अगर किसान को अच्छा प्राइस मिलता तो मुझे बताइए कि वो क्यों कहेगा कि मुझे एमएसपी चाहिए? क्या उसको समझ नहीं है इस बात की? लेकिन अगर उसको नहीं मिल रहा है तभी वो खड़ा होके बोल रहा है कि मुझे एमएसपी चाहिए। रहा ये देवेंद्र जी, इसमें अगला सवाल ये उठ रहा है, जब मैं रिएक्शन अलग अलग देख रहा था, कि कई लोगों ने कहा कि किसान एमएसपी के चक्कर में जो एक फिक्स पैटर्न है, गेहूं उगाएंगे, धान उगाएंगे, गन्ना उगाएंगे, उन्हीं पर अटके हुए हैं। मार्केट ड्रिवन नहीं है कि भाई अब इसकी सरप्लस हो गई, इसकी जरूरत नहीं है, गन्ना सरप्लस उग रहा है, सरकारी खरीद के भरोसे है, गन्ना किसानों की लॉबी मजबूत है, चाहे यूपी हो चाहे महाराष्ट्र, उनके ऊपर एक दबाव रहता है, भुगतान करो भुगतान करो भुगतान करो। और जो कैश क्रॉप है, मार्केट जिनको जरूरत मांग रहा है या जिन पे आपको ज्यादा मुनाफा होता है, तो किसान उसकी तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको भरोसा है कि ये तो सरकार खरीदेगी, जाएगी कहाँ। इस तर्क पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सोच इसलिए है क्योंकि हम उस रूरल रियलिटी से बहुत कट ऑफ है। पंजाब में तो आपकी जो बात है इस पे बहुत डिबेट हुई है कि वीट और पैडी से हमें निकलना है और इसने पानी का भी दोहन किया है, सरप्लस भी है, वो सब बातें मैं भी समझता हूँ। जौहल साहब जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उनकी एसएस जौहल, उनकी रिपोर्ट 80s में आई थी जो डाइवर्सिफिकेशन में थी। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट भी उनकी आई जिसमें उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की बात की है। अब देखिए इसमें किसान की क्या गलती है? जब सरकार को वीट एंड पैडी चाहिए था तो आपने एनकरेज किया, उसको सारे प्रावधान दिए, इनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया, एमएसपी दिया। अब आप कहते हो कि आप इसको छोड़ के आप किसी और क्रॉप में चले जाइए। किसान बेवकूफ नहीं है। देखिए किसान को अगर उससे अच्छा दाम मिलता है तो वो जाने को तैयार है। अब इन्होंने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन में सनफ्लावर, मेज, ये सब चीजें की। अब बताइए कि पिछले एक महीने के अंदर एमएसपी का जो एमएसपी के प्राइस की हम बात करें या मंडी की बात करें तो मक्की पे 600 रुपए पे क्रॉप बिकती है, बताइए, जबकि प्राइस एमएसपी 1850 रुपए है। तो किसान डाइवर्ट करेगा? आपका ख्याल है? किसान क्या आप समझते हैं कि वो बेवकूफ है, वो नहीं जानता कि उसका भी लाइवलीहुड है? ये हम लोग जो बैठे बैठे सोचते हैं ना कि ये नहीं कर रहा किसान, मुझे लगता है कि वहां प्रॉब्लम है, हमारी सोच में प्रॉब्लम है, किसान की सोच में प्रॉब्लम नहीं है। और हम उसको ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहे। जब हम उसको ऑल्टरनेटिव नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? वो उसी सिस्टम पे चलेगा, बीट एंड राइस। इसलिए किसान जो है, मेरा मानना है कि वो बेस्ट इकोनॉमिस्ट है, वो बेस्ट साइंटिस्ट है, वो जानता है कि उसके हित में क्या है और देश के हित में क्या है, वो नहीं डाइवर्ट कर रहा है। गलती हमारी है, गलती किसान की नहीं है। आप मक्की पे दीजिए उसको 2000 रुपए, आप मेरे से वादा करा, मैं आपको देता हूं कि किसान शिफ्ट कर जाएगा। देवेंद्र जी, सवाल ये उठ रहा है कि ये जो संरक्षणवाद है कि आप दीजिए इतना,
फिर जब आपने हमारी नौकरियों का जिक्र किया, किसी भी आप उसमें जाते हैं, ओपन कंपटीशन है, ग्लोबल मार्केट है, तो वही चीजें सरवाइव और सस्टेन करती है ना जो कंपटीशन में टिकती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे वो फार्म प्रोड्यूस का मामला हो। तो अगर सरप्लस में चीजें आ रही हैं, सरकार का उतना ही पैसा है, तो जो सरकार के समर्थक है उनकी दलीलें हैं कि जब सारा पैसा हम एमएसपी में खर्च कर दें, भंडारण कर लें, भंडारण की क्षमता है नहीं, फिर अनाज सड़ता है, सरप्लस में होता है, बेकार जाता है, बर्बाद जाता है, तो इसके बजाय हम ऐसी फसलों की तरफ क्रमशः शिफ्ट होना जो हमें इंटरनेशनल मार्केट में गेन दिलाए। मैंने आपसे पहले ही कहा, इंटरनेशनल मार्केट में गेन तो अमेरिका में नहीं हो रहा, इंटरनेशनल मार्केट में तो यूरोप नहीं गेन कर पा रहा है। अगर वो सब्सिडी सपोर्ट ना मिले वहां पर किसानों को तो वो कोलैप्स हो जाता है। आप मुझे बताइए, हम किस चीज की सपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं हमारी सोच में प्रॉब्लम है। किसान की दिक्कत नहीं है, क्यों ना शॉर्ट प्राइस मिले उसको, मैं ये जानना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, आफ्टर ऑल वो कंट्री के लिए फूड प्रोड्यूस करता है, विच इज इकोनॉमिक वेल्थ। और अगर हम कहें कि ये जो सर्विस सेक्टर है वो अपने आप पे खड़ा, तो ये भी गलतफहमी है। सर्विस सेक्टर में कितनी मैसिव सब्सिडीज है वो भी हमें जाननी जरूरी है, लेकिन उसकी हम चर्चा नहीं करते हैं। जिस तरीके से एनपीए राइट ऑफ होते हैं हर साल, उसकी तो कभी डिबेट नहीं। मैं देखता टेलीविजन पे सिर्फ चर्चा तब होती है जब किसान का कर्जा माफ किया था, तब टेलीविजन पे डिबेट होती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है कि हम एक कंटेम्प्ट हम कैरी करते हैं किसान के प्रति, हम माने या ना माने, और हम चाहते हैं कि किसान उसी लेवल पे रहे, जो भी फायदा है वो सिर्फ इंडस्ट्री को मिले। यही एक कारण है कि वी हैव सैक्रिफाइस्ड एग्रीकल्चर फॉर द सेक ऑफ इंडस्ट्री। आई थिंक इट हैज कम व्हेन वी नीड टू प्रोवाइड इक्वल इंपॉर्टेंस। इसमें देवेंद्र जी एक बात ये है जो कई लोग कहते हैं कि जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, राजदीप जी एक सेकेंड, जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर और उसका जो कंट्रीब्यूशन है, तो कई लोगों का ये तर्क होता है कि मशीनें ज्यादा है, लोग कमाए ताकि वो दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट हो। अगर एक 30%, 40% आबादी 10% या 12% का कंट्रीब्यूशन कर रही है, जो भी हो, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। देखिए, ये वर्ल्ड बैंक की थिंकिंग है जो हम पे थोपी गई है, और मैंने आपसे कहा, हमारे इकोनॉमिस्ट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको चैलेंज कर पाए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 1996 में स्वामीनाथन फाउंडेशन चेन्नई में मैं कॉन्फ्रेंस में था। वहां पर वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डॉक्टर इस्माइल सारागल्डिन ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है कि अगले 20 साल में जो लोग भारत में गांव से शहरों की तरफ प्लान करेंगे, उनकी जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगनी होगी। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या 20 करोड़ है और 20 करोड़ थी। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट था कि 40 करोड़ लोग जो हैं वो गांव से निकलकर शहर में आएंगे। बहुत साल में सोचता रहा कि ये हमें वार्निंग दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। बाद में मुझे समझ आया कि नहीं, ये तो हमारे लिए डायरेक्टिव है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने यही किया, उन्होंने कंडीशंस ऐसे क्रिएट किए कि इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर वाज बिकमिंग अनरेम्यूनरेटिव, तो लोग खेती छोड़ के ऑब्वियसली शहर में आए। अभी मैंने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक पिछले गवर्नर साहब ने कहा कि द बेस्ट रिफॉर्म्स वुड बी जब हम लोग किसानों को खेती से निकाल के शहर में लाएं, क्योंकि शहर में चीपर लेबर की जरूरत है, यानी दिहाड़ी मजदूर की। अगर इकोनॉमिक डिजाइन दिहाड़ी मजदूर पैदा करना चाहता है तो मुझे लगता है कि उस इकोनॉमिक डिजाइन पे सवाल खड़े होने चाहिए। अब देखिए, लॉकडाउन में आपने देखा कि 2 दिन का लॉकडाउन जो है वो जब उसके करके झटका लगा तो लाखों करोड़ों लोग, 8 करोड़ लोग वापिस गए हैं। ये लोग वो एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज थे जिनको गांव से निकाल के हम शहर में लाए। प्रधानमंत्री साहब की बात की गई है, बहुत अच्छा उनका एक विजन है, सबका साथ सबका विकास। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हमारे 60 करोड़ लोगों के पास ज्यादा इनकम आएगी, ज्यादा पैसा आएगा, तो क्या ज्यादा डिमांड क्रिएट नहीं होगी? जब ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी तो हमारा जीडीपी दौड़ेगा नहीं? तो क्यों नहीं हम उस मॉडल की तरफ जा सकते जहां पर एम्प्लॉयमेंट भी है, जीडीपी भी बढ़ेगी? क्यों हमें टेक्स्ट बुक्स जो वर्ल्ड बैंक ने कही है उसी में हमें फॉलो करना है कि उन्होंने कहा है कि गांव से लोगों को निकालकर शहर में लाना है? मेरा मानना है कि रिवर्स माइग्रेशन ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इस इकोनॉमिक डिजाइन को रिवर्स करें। ये बहुत तमाशा हो चुका सारी दुनिया में। नाउ आई थिंक पीपल आर क्वेश्चनिंग दैट एंड आई एम सो हैप्पी। इंटरनेशनली बड़े इकोनॉमिस्ट भी जो हैं आज इसको दोबारा रीथिंक कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हमारे इकोनॉमिस्ट भी 10 साल पीछे है, मीडिया भी उसी साल 10 साल पीछे है, क्योंकि कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड है। यही एक कारण है कि हम उसी सोच को दोबारा इन्फोर्स करते जा रहे हैं, जबकि चाहिए ये कि आप गांव को संपन्न बनाइए, एग्रीकल्चर में लोगों के हाथ में इनकम दीजिए। मेरा ये मानना है कि आपकी जीडीपी 8-10% नहीं 18-20% पे दौड़ेगी। आप करिए तो सही। आप ये कह रहे हैं कि जैसे मुझे पता नहीं क्यों आप ये बोल रहे थे और हिंद स्वराज याद आ रहा था, राजदीप या वेलकम टू यू, कि आप गांव को केंद्र में रखें, गांव के प्रोड्यूस को केंद्र में रखें और इस तरीके की पॉलिसी डिजाइन करें, चाहे वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एग्रो प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। वहां पर भंडारण की क्षमता, विपणन की क्षमता, छोटे छोटे गांव के क्लस्टर बने
डेवलपमेंट हो, ताकि एक जो अर्बन पॉवर्टी बढ़ रही है, अर्बन पुअर बढ़ रहे हैं, फिर वो हाउसिंग पर हर चीज पर लोड आ रहा है, वो रुके और गांव के लेवल पर आप ये डेवलपमेंट करें। देवेंद्र जी, मैं सही समझ पा रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और वही राजदीप एक जी, जी डेवलपमेंट का। राजदीप, आप क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं इसकी राजनीति की तरफ देख रहा हूँ। जी। इसकी राजनीति देखिए, 2014-15 में जब मोदी जी की सरकार बनी, उनका पहला बड़ा निर्णय क्या था कि हम लैंड एक्विजिशन एक्ट को बदलेंगे, जो एक तरह से जो उनका बड़ा रिफॉर्म उस समय था। लेकिन उस समय न केवल आरएसएस, कई जो किसान संगठन है, विपक्ष जो है, जिस तरह से विरोध हुआ, सहयोगियों से विरोध हुआ, उन्हें उसे रोल बैक करना पड़ा कि हम जमीन कैसे लेंगे, लोग किसान से जमीन लेंगे, कितना उनको देंगे, उस पूरे उनका जो प्लान था उसे रोल बैक करना पड़ा। अब 6 साल बाद मोदी जी फिर से प्रयास कर रहे हैं कि मुझे एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना है। अब ऐसे समय कर रहे हैं जब कोविड है, जब सप्लाई चेन एक तरह से टूटे हुए हैं, और उस जो माहौल का फायदा उठाकर एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जो कुछ अर्थशास्त्री है कई सालों से कह रहे हैं कि आपको एग्रीकल्चर ओपन अप करना है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन क्या आप इसे राजनीतिक कितना सफल कर पाएंगे? 2019 में चुनाव के पहले मोदी जी ने क्या किया था? उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लोगों को दी थी, क्योंकि उनको पता चला कि अगर किसान मेरे साथ ना रहे तो मैं चुनाव हार भी सकता हूं। तो किसानों को आपको अपनी तरफ करना है, तब अपने सम्मान निधि एक तरह से उनको पैसे दिए। एक डोल राजनीति जिसके खिलाफ मोदी जी एक तरह थे, चुनाव के पहले उनको देना पड़ा, क्योंकि दूसरी तरफ से राहुल गांधी मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम की बात कर रहे थे। अब क्या हुआ है 2020 में? आपकी मेजॉरिटी सरकार है। अब एक ऐसा माहौल बना है जहां सर्विसेज सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर में भारी गिरावट हुई है। एग्रीकल्चर कम से कम 2-3% तो है, अभी भी उसी लेवल पर है, लेकिन इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग में तो और सर्विस सेक्टर में गिरावट हुई है। मेरा ये कहना है, आपने एक सपना मोदी जी का, मुझे लगता है, मैं यही कहूंगा कि विचारधारा उनकी है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको उसका कहीं ना कहीं शहरीकरण करना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर को जोर देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग मेक इन, ये उनकी नहीं ये आप ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ इस विचार से। जब तक आप गांव की इकाई को मजबूत नहीं करोगे, सबको लेके शहर आपकी झेल ही नहीं पा रहे हैं उस लोड को। सर, आप गुजरात देखिए ना, आप गुजरात की पॉलिटिकल इकोनॉमी एक तरह से देखिए, इट इज अ वेरी अर्बन डोमिनेटेड इकोनॉमी। अब उस सिस्टम से अगर आप आए देश भर में, तो वो मुश्किल होता है। वन साइज फिट्स ऑल नहीं चल सकता भारत में। ये जो वन मार्केट वन नेशन है, अलग अलग राज्यों की समस्याएं अलग है, अलग जो फसल है उसकी समस्याएं अलग है। वन साइज डज नॉट फिट ऑल। मुझे लगता है इसे पॉलिटिकली आपको इसलिए मैनेज करना पड़ेगा। आज अकालियों में इतना रोष क्यों है? क्योंकि अकाली जान गए हैं कि कांग्रेस ने इसका एडवांटेज लिया और पंजाब में 2022 में चुनाव होंगे, हरियाणा में भी वही हो रहा है, वहां कोलिशन गवर्नमेंट है, दबाव डाला जा रहा है आज जेजेपी और दुष्यंत चौटाला पर। तो इन दो राज्यों में वहां की राजनीति है। आज आप बात कर रहे हैं इस 3 फार्म बिल की। आज दूसरी समस्या क्या है किसान की? मेरे महाराष्ट्र से प्याज की समस्या है। किसान चाहता है कि वो अपने प्याज एक्सपोर्ट करे, सरकार ने कहा हम नहीं कर सकते, तो वहां आप किसान के नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वहां का किसान कह रहा है मैं मार्केट का क्यों नहीं एडवांटेज दूं, तब आप मुझे एडवांटेज नहीं दे रहे। तो वो ऑफलोड करवा रहे हैं बांग्लादेश जाने से। देखिए, यही सरकार का दोहरापन है कि वहां वो जो प्याज का जो किसान है उसे आप कहते हो यू कैन नॉट एक्सपोर्ट, बैन है एक्सपोर्ट पे। यहाँ आप कहते हो आप मार्केट से जुड़ जाओ। जो आपको सहूलत है, आपके कंज्यूमर को सहूलत है, उसकी आप चिंता करते हो, उस किसान की चिंता नहीं। देवेंद्र जी, मैं इसी से एक जो हम लोग इस तरह की तस्वीरें देखने के आदी हो गए हैं कि बरसात में गेहूं सड़ रहा है, टमाटर और प्याज और आलू सड़कों पर फेंक रहे हैं, और इन सब चीजों को देखते हुए जो एक दो मसले बार बार आते हैं, मैं उस पर आपकी राय चाहता हूँ। एक स्टोरेज का मसला। कई किसान ये कहते हैं कि जो ये सब्जियों के उत्पादक हैं खासतौर पर, साहब हमें भंडारण की सुविधा नहीं मिलती, इसलिए किसी साल तो आलू का अच्छा दाम मिलता है और किसी साल छीछा लेदर हो जाती है। पर हम लोगों की, ग्राहकों के जीवन में वो एक कर्व बनता ही है। जैसे अभी टमाटर कहीं 80 है, कहीं 60 है। तो और ये भी जुड़ा हुआ सौरभ गुलाटी जी का यह कहना है, प्रोफेसर गुलाटी का,
कि इन जो 3 बिल्स के उनका कहना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। जो स्टोरेज में इस समय लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उनका कहना है जब तक आप मार्केट ओपन नहीं करेंगे तब तक लोग। अरे उसमें तो देवेंद्र जी ने बता दिया ना कि सरकारी खरीद तो 6% ही होती थी अभी तक, बाकी में बाजार क्या कहते हैं देवेंद्र जी? भंडार हाँ देवेंद्र जी, भंडारण के मसले को कैसे सुलझाया जा सकता है? क्या वर्केबल मॉडल हो सकता है? देखिए, भंडारण हो या पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो एग्रीकल्चर में, इसकी जरूरत है। अब आप देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में आपसे जिक्र करता हूं, 2011-12 और 2017-18 के बीच में 50% तो हमारी पॉपुलेशन है कंट्री की उसके एग्रीकल्चर में, उसके लिए पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर वाज 0.4% ऑफ जीडीपी। अब 0.4% ऑफ जीडीपी अगर पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कौन सा मिरेकल एक्सपेक्ट कर लेंगे? दूसरी बात यह है कि आप देखिए कॉर्पोरेट्स को 6% आप टैक्स कंसेशन देते हैं हर साल। कभी किसी ने सवाल किया, इमेजिन करिए अगर वो 6% सिर्फ उसमें चला जाता, एक ही चीज की बात कर रहा हूं, अगर एग्रीकल्चर में चला गया होता तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्ड कर लिया होता। एक बात तो मैं, दूसरी बात सर ये कही जाती है कि साहब ये पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट आएगा। अरे सर, मैं राजदीप जी का, अगर राजदीप ने भी सवाल पूछा होता उन इकोनॉमिस्ट से ये बात कि भाई बिहार में पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आया? 14 साल तो हमें इंतजार करते हो गए, क्यों नहीं आया? आई थिंक द प्रॉब्लम इज राजदीप जी कि अगर हम ठीक सवाल नहीं पूछेंगे उसका सप्लीमेंट्री, तो हमें जवाब भी वो नहीं मिलेगा पूरा। आई डोंट मीन टू से कि आपने नहीं पूछा, बट आई एम सेइंग कि भाई ये जब तक हम नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट परहैप्स द राइट काइंड ऑफ आंसर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पब्लिक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट की एक बात है, लेकिन आप दूसरी बात मैं एक आपसे रखना चाहता हूं सर। आप देखिए कि इनकम पैरिटी नॉर्म्स में हमने एग्रीकल्चर को कैसे इम्पॉवरिश रखा जानबूझकर इतने डिकेड से। उससे आपको पता चल जाएगा कि एग्रीकल्चर में क्यों लोग जो है, कोई झटका लगता है तो टमाटर सड़कों पे फेंकते हैं, प्याज सड़कों पे फेंकते हैं, ये सब बातें जो होती हैं। ये देखिए 1970 में गेहूं का दाम जो है, एमएसपी जो है वो 76 रुपीज पर क्विंटल था। 45 साल बाद 2015 में वो बढ़कर 1450 रुपए प्रति क्विंटल। ये 19 गुना की बढ़ोतरी थी, 19 टाइम्स। अब दूसरे पैरिटी नॉर्म्स को अगर देखें, इनकम पैरिटी नॉर्म्स को, तो उसी पीरियड में 45 साल में बेसिक पे और डीए ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 120 से 150 गुना बढ़ता है। बेसिक पे एंड डीए ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर्स वो 150 से 170 गुना बढ़ता है। बेसिक पे और डीए ऑफ स्कूल टीचर्स वो 280 से 320 गुना बढ़ता है। और किसान की जो इनकम है एमएसपी से अगर आप आंकेंगे तो वो 19 गुना बढ़ती है। अब ये बताइए मुझे कि किसान को, इसका मतलब है कि हमने डेलिबरेटली इम्पॉवरिश रखा। 19 गुना अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तनख्वाह बड़ी होती 45 साल में, तो बहुत से आत्महत्या कर चुके होते हैं, नौकरी छोड़ चुके होते हैं। ये जो हमने डेलिबरेटली जो इम्बैलेंस क्रिएट किया है, इट इज सबको जानना चाहिए। अगर 19 गुना उसकी अगर उसको इनकम मिली है सिर्फ 45 साल में, विच मीन्स ही वाज इन अ नेगेटिव इनकम, उसमें मैप में था वो। 45 साल में उसको 1% भी अगर एक साल की नहीं मिलती है, वन टाइम भी अगर एक साल में नहीं बढ़ा पाता इनकम, तो आप देख लीजिए उसका क्या हाल होगा। और उसके बावजूद भी दे हैव प्रोड्यूस्ड अ रिकॉर्ड बम्पर हार्वेस्ट ईयर आफ्टर ईयर, क्योंकि उनको सरवाइव करना है। एंड ये देवेंद्र जी, पर यही तो प्रधानमंत्री के जो सलाहकार इस पर यही कहते हैं ना कि इतने सालों तक आपने एक सिस्टम ट्राई आउट की, उस सिस्टम से किसानों को की आमदनी में उतना उछाल नहीं हुआ, उतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इसीलिए उनका कहना है कि अब समय आ गया है संरक्षणवाद से बाजारवाद की तरफ चला जाए। बिल्कुल, यही तो उनका कहना है ना। मैं राजीव जी के सवाल का जवाब दे लूं। मैंने आपसे कहा कि 90% किसान तो मार्केट पे थे। आप मुझे बताइए, आपने ये सवाल अगर उनसे किया होता तो आपको जवाब मिलता। 90% अगर किसान जो है वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो किस प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 90% किसानों के वहां तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, वहां कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं आया? मंडियां नहीं आई वहां पर, प्राइवेट मंडियां तो वहां आ सकती थी, क्योंकि 7,000 मंडियां हैं देश में सिर्फ एपीएमसी की, जबकि जरूरत हमें 42,000 मंडियों की है इन 5 किलोमीटर रेडियस। तो मंडियां वहां क्यों नहीं आई? कहने का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर ओनली वांट्स टू एक्सप्लॉइट। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली इन एग्रीकल्चर, मैंने आपको अमेरिका और यूरोप का एग्जांपल दिया, वहां तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको ये हैरानगी होगी, एक ट्वीट मैंने पढ़ा उसमें ट्विटर पे, वो किसान कहता है कि जो मैंने प्राइस 2018 में कॉर्न के ऊपर दिया है, जिसपे मैंने बेचा है अपना कॉर्न, वो 1972 में मेरे पिताजी ने जो बेचा था उससे कम है। दिस इज अमेरिका।
The point I'm trying to make is just because we do not know the ground realities, I think we beg to agree, we tend to agree with them. मैं ये आपसे कह रहा हूं, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि भैया जब 90% किसान जो है मार्केट्स के ऊपर हैं, why have the markets failed the farmers? ये देवेंद्र जी आपका तर्क दुरुस्त जान पड़ रहा है, और इसका अब आगे कंक्लूजन जो एक निकल सकता है वो ये, एक तो संवाद होता रहे, दूसरा हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं लल्लन टॉप पंचायत, हफ्ते का एक मुद्दा लेते हैं और उसमें सब विद्वानों को पक्ष विपक्ष के बैठाते हैं, और ये टीवी डिबेट की तरह नहीं होता है जहां पे लोग एक दूसरे की तरफ चीखते हैं, बहुत तसल्ली से सब बात सुनते हैं एक दूसरे की, क्योंकि संवाद की नियत से आते हैं कि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझूं और आप मेरा। तो मुझे लगता है कि हमें प्रोफेसर गुलाटी को, देवेंद्र जी को वहां पर आमंत्रित करके इस पर विस्तार से बात करनी होगी। समय की कमी है। एक आखिरी सवाल which has nothing to do with this ordinance but the political game around it। राजदीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये अकालियों का लेट रिएक्शन, देवेंद्र जी आप भी चंडीगढ़ में हैं, पंजाब की पॉलिटिक्स करीब से देखते हैं, जो फार्मर पॉलिटिक्स है, या हरियाणा का रिएक्शन, कई लोगों ने कहा हरियाणा पंजाब के नेताओं को चिंता है, वहां पे ताकतवर किसान समितियां हैं, तो उनका गुस्सा दिखता है और वो दिल्ली को सराउंड करते हैं, चाहे वो वेस्टर्न यूपी हो, हरियाणा हो, या थोड़ा और आगे जाके पंजाब हो। तो ये जो पॉलिटिक्स हो रही है जिसमें कांग्रेस विरोध कर रही है, अकाली दल विरोध कर रहा है और कुछ दल विरोध कर रहे हैं, राजदीप जी मैं उस पॉलिटिक्स के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, बहुत संक्षिप्त में ये शुरुआत हुई क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरा जा रहा था, अपने पार्टी में कुछ लोग घेर रहे थे। हमने इस पर बात भी की कुछ हफ्तों पहले। अब एक ऐसे समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सोचा कि इस मुद्दे को लेकर मैं अपनी एक तरह से पकड़ फिर से बना सकता हूँ। पंजाब में जब तक आपके साथ किसान ना हो आप चुनाव भी नहीं जीत सकते। जनवरी में 2022 में चुनाव होने हैं। तो अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया, गवर्नर के पास गए, लगातार उसके बाद बारे में बयानबाजी करने लगे, उन्होंने अकालियों को बैकफुट पे डाला, क्योंकि अकाली सहयोगी दल है बीजेपी का। तो तुरंत अकालियों को लगा कि अगर हम इस मुद्दे पर भाजपा के साथ बिल्कुल एक जैसे रहे तो हमें कहीं ना कहीं भाजपा से डिस्टेंस करना पड़ेगा। देखिए, हरसिमरत कौर ने कैबिनेट से अपना इस्तीफा दिया है, अकालियों ने अभी तक एनडीए नहीं छोड़ा है, क्योंकि डर अब मुझे लगता है अकालियों को ये है सौरभ कि अगर हम छोड़ दे तो बीजेपी कही है छोड़ दीजिए, और हम तैयार, क्योंकि बीजेपी का एक जो वर्ग है, वो एक जो गुट है, वो चाहता है कि चुनाव जो अगला पंजाब में है हम अकेला लड़े। अब तक अकालियों के साथ क्यों लड़े, तो वो अकाली भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने एनडीए अभी तक नहीं छोड़ा है। और ये राजनीति बड़ी दिलचस्प होगी अगले महीनों में। क्या भाजपा एक तरह से अकालियों को छोड़ देती है कि अकाली एक तरह से ये मुद्दा उठाकर अपनी राजनीति करते हैं, और भाजपा भी एक तरह से अर्बन राजनीति को और मजबूत करते हैं पंजाब में। हरियाणा में देखना पड़ेगा कि कोalition की राजनीति कैसी चलती है वहां। देवेंद्र जी, आप इस जो पूरी पॉलिटिक्स है उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो सबसे पहले दुख ये होता है कि जब ये बोला जाता है कि ये जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है या जो मूवमेंट चल रही है वो पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड है या कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। मैं इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूं, मुझे कम से कम 10 साल तो पंजाब में रहते हुए अब हो गए हैं, दिल्ली छोड़ के जब मैं आया था, और मैंने देखा कैसे किसानों के साथ लगातार, चाहे वो एक पार्टी की सरकार थी या दूसरी पार्टी की सरकार थी, हमने उस पे सारा उनका देखा है कि क्या उनकी अप्रोच रही है, क्या उनके ट्रेंड रहे हैं, क्या उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्या उनकी डिमांड्स रही हैं। अब जो मैं ये देख रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई किसी ने कहा कि साहब ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है, अब तो अकाली दल बीच में आ गया है, अब क्या बोलेंगे आप? अब बोलेंगे कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है, अब कांग्रेस को छोड़ देंगे, अब अकाली दल भी बीच में आ गया है। कहने का मतलब है ये हमें छोड़ देना चाहिए इन बातों को। मुझे खुद याद है जब कांग्रेस के टाइम पर मैं भी किसी बड़े बड़े उसमें मूवमेंट्स में साथ जुड़ा हुआ था तो मुझे कहा जाता था ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। जब हम ऐसे मौके पे बीजेपी पे आ गए, अगर अब मैं रेज कर रहा हूँ सवाल उसके ऊपर 3 बिल्स के ऊपर, तो मुझे कांग्रेस स्पॉन्सर्ड कह देंगे। आई थिंक वी शुड गेट आउट ऑफ दिस एंटायर जो एक सोच है, ये अननेसेसरी बिल्डअप। ये बहुत बिल्कुल ये बड़ा पुराना है कि पहले जो इंदिरा का विरोध करता था वो अमेरिका का एजेंट, CIA का एजेंट, ये सब करार दिए जाते थे। राजदीप जी के दोस्त हैं प्रशांत भूषण, वो कह रहे थे कि अन्ना आंदोलन RSS स्पॉन्सर्ड है। फिर राजदीप जी के एक और दोस्त आशुतोष बोले उस इंटरव्यू के काउंटर में कि नहीं RSS स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो ये स्पॉन्सरशिप की लंबी पॉलिटिक्स है। नहीं, पर अब भी देखिए पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। ये एनसीपी जो है उन्होंने एक तरह से सरकार का इस पर समर्थन किया है, शिवसेना भी कुछ लेवल तक इसका समर्थन कर रही है। तो अलग अलग पार्टियां
ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक आम राय बनाना बहुत मुश्किल है। हर पार्टी अपने हित में इसकी राजनीति का, किसानों का हित किसको कितना है ये मैं नहीं जानता। हर अपना वोट, हर पार्टी। अच्छा, एक चीज और बताइए आप लोग, हालांकि समय कम है, देवेंद्र जी खासतौर पे आप, कि चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल, है ना, कई ऐसे किसान नेता हुए, शरद जोशी का आपने जिक्र किया, कभी भी हमारे देश में किसानों का एक ऐसा आंदोलन या संगठन क्यों नहीं बन पाया जो तमिलनाडु के किसानों से लेकर पंजाब के किसान और फिर उड़ीसा और बंगाल के किसानों से लेकर राजस्थान तक के किसानों की नुमाइंदगी करे? क्या बहुत वेरीड इंटरेस्ट है या अलग अलग पॉलिटिकल ब्लॉक्स हैं जो उनकी इमेजिनेशन को कैप्चर कर लेते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, ये बहुत आपने जो इम्पोर्टेंट सवाल, अहम सवाल किया है अंत में, उसको समझना जरूरी है। हम जो देश की बात करते हैं, मैं उस समय से जानता हूं किसान मूवमेंट को, जब नारायण स्वामी नायडू जो तमिलनाडु के किसान नेता थे, बहुत रिस्पेक्टेड नेता थे, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं। तब से मैंने किसान मूवमेंट को देखा है इस देश में, और मैंने ये भी देखा है कि कैसे वो जो मूवमेंट है अपने 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 स्तर पे तो वो हीरो होते हैं, लोकल स्तर पे हीरो होते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे वो जीरो हो जाते हैं। जब हम कंट्री की पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो वो जीरो हो जाते हैं। अगर पंजाब में अब देखें कि अब क्या हुआ कि इस इशू ने कम से कम 11, 12, 13 जो संगठन है उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। वरना यहाँ पर क्या था कि 20-22 संगठन है, वो अलग अलग झंडा अपना लेके चलते हैं, और वो कभी एक उस पे कन्वर्जेंस जो है वो नहीं हो पाई। इसी तरीके से सारे देश में हम देख लें तो कन्वर्जेंस नहीं हो पा रही है, और उसमें बहुत से कारण है। उसमें एक कारण लीडरशिप का भी है। कहीं ना कहीं लीडरशिप भी जो हमारी है वो इसमें सक्सीड करती है कि भाई तोड़ा जाए या वोट बैंक बनाया जाए, ये सब बातें जो होती हैं, और इसके करके शायद हो सकता है कि वो इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन दुर्भाग्य है किसानों का कि जिस देश में 60 करोड़ किसान परिवार से मतलब जुड़े हुए हों उसके साथ, खेती के साथ, वो आज पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है उनकी नहीं है। ये बड़ा अफसोस है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जिस दिन उनको ये समझ आ गया कि जो पंजाब में जिस तरीके से अब उन्होंने फोर्स कर दिया सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक उस पे आने के लिए, अगर यही एक मैसेज ये सारी कंट्री में दे पाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी। मतलब मैं आपको बताऊं कि आप तो किसानों की बात कर रहे हैं, मैंने पहली दफा जो पंजाबी पॉप आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, मशहूर सिंगर, जिनको कई लोग जो बड़े गंभीर लोग कहते हैं तो फुकरे टाइप के लोग हैं, ऐसी वैसी गाने गाते हैं, वो सारे पॉप आइकन इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ और किसानों के समर्थन में पब्लिकली बयान दे रहे हैं। ये एक बड़ी नई चीज है। अरे बट सौरभ, आप मुझे बताइए, क्या महाराष्ट्र का किसान कोई अलग, वहां के जो नेता हैं उसका समर्थन फिर क्यों कर रहे हैं? राजू शेट्टी कोई कम नेता है क्या किसान का? नहीं, वही बात हुई, वही वेरी इंटरेस्ट वाली बात हो गई, इसीलिए मैंने कहा कॉमन सेंस। आपने कहा तमिलनाडु से लेकर पंजाब तक क्यों नहीं? क्योंकि हर राज्य में अलग अलग मसले, महाराष्ट्र में विदर्भ के किसान का मसला, मराठवाड़ा किसान का मसला, कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र का अलग अलग है। अब अगर 70% आपका जो पानी है महाराष्ट्र में वो गन्ने के किसान के पास जाता है, पश्चिम महाराष्ट्र को जाता है, तो बाकी किसान क्या कहेंगे? देवेंद्र जी ने इसकी तरफ इशारा भी किया कि शुगर पॉलिटिक्स का अपना अलग खेल है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े देवेंद्र जी, बहुत सारे आपने जरूरी सवाल उठाए। जल्दी आपसे लल्लन टॉप पंचायत में कई किसानों के साथ, कई विशेषज्ञों के साथ मुलाकात होगी और वहां पर और तफसील से बात करेंगे। नेता नगरी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब नेता नगरी का तीसरा मुद्दा, उस मुद्दे पर हमने हफ्ते भर खूब बात की है, इसलिए यहाँ पर कम बात करेंगे, सीधे दो टूक बात करेंगे। प्रधानमंत्री का जन्मदिन वर्सेस बेरोजगार दिवस। क्या कहना है राजदीप जी आपका? देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, कौन सा ट्रेंड ज्यादा करता है उसका जमाना है कि क्या हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी ट्रेंड करेगा या नेशनल बेरोजगार दिन, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे ट्रेंड करेगा। और मैंने काउंट किया या किसी ने मुझे बताया है कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे को लेकर, आप ज्यादा जानते होंगे, 2.5 मिलियन ट्वीट्स हुए हैं, यानी करीब 25 लाख ट्वीट्स उस दिन हुए नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी किसी ने ऑर्गेनाइज किया है। अब तक क्या हो रहा था, भाजपा और भाजपा के सहयोगी और भाजपा का आईटी सेल बिल्कुल ऑर्गेनाइज था। अब लगता है उनकी जो मोनोपोली है वो टूट गई है। अब इसको किसने तोड़ा है? क्या विपक्ष ने, या वो जो वही गुट जो है, जो अलग अलग एग्जामिनेशन को लेकर, अलग अलग मसलों को लेकर जो स्टूडेंट ग्रुप बने थे, जिन्होंने इस मसले को आगे लाया है, एसएससी, रेलवे, उसके पहले पोस्टपोन, नीट जी, और उसी में पॉलिटिकल फोर्स भी आके जुड़ गए।
मुझे लगता है एसएससी, रेलवे, नीट से जो लोग जुड़े हुए थे उनको एक तरह से पॉलिटिकल बैकिंग मिल गई है और उन्होंने नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, और पर इस पे एक बात तो माननी पड़ेगी कि अब कांग्रेस भी तैयार हो रही है, क्योंकि ये नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे को कांग्रेस से जुड़े हुए जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स थे या कांग्रेस के नेता थे वो भी इसे ट्वीट कर रहे थे। मुझे तो एक ही सवाल है, क्या केवल ट्रेंड से या केवल ट्वीट की लड़ाई से क्या ये मामला जो है वो नेशनल मुद्दा बनेगा या नहीं, ये सवाल। देखिए राजदीप जी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मन की बात में आए जी, उसमें डिसलाइक हुए, सबने उसका नोटिस लिया और इस बात पर चर्चा हुई कि एंगर है। अभी तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन आता था, लोग बात करते थे, आगे बढ़ जाते थे, बधाइयां दी जाती थी, स्वस्थ रहे नहीं रहे। लेकिन जब वो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड में आया, वो सही है या गलत, सोशल मीडिया के अपने अपने तर्क है, तो एकदम से इस पर बात होने लगी कि बेरोजगारी का फिलहाल आंकड़ा कितना है, सरकार क्या कर रही है, निजी क्षेत्र में क्या हाल है। तो इन नौजवानों से हम जब भी बात करते हैं वो कहते हैं भैया हमारी बात ही नहीं सुनी जाती, हमारी भर्तियां अटकी है, इतने सालों से कोई सुन नहीं रहा। तो हमारी तो मजबूरी है कि हम सरकार और मीडिया हम पर ध्यान दे, इसलिए हम ट्रेंड पे ट्रेंड, ट्रेंड पे ट्रेंड। पहली चीज। दूसरी चीज, पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है, और परसेप्शन का खेल अगर आपने तोड़ दिया, अगर आपने परसेप्शन किसी का बना दिया या बिगाड़ दिया, अब राहुल गांधी आज तक जो उनके बारे में सोशल मीडिया पे परसेप्शन बनाया गया उसको नहीं तोड़ पाए। अभी देखिए बीजेपी की आईटी सेल ने 4 पप्पू कैंपेन शुरू किया, तो कई लोगों ने कहा भी कि 4 पप्पू कैंपेन शुरू कर रहे हो तब दिक्कत नहीं है, और हम प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस मना रहे हैं तो हमें मर्यादा याद दिलाई जा रही है। तो ये दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं। और उसी की कंटिन्यूटी में आज सोनिया गांधी के बारे में जो एक प्रचलित झूठ चलता है गूगल के सहारे और तमाम फेक न्यूज के सहारे कि वो बार डांसर थी, तो बार डांसर दिवस, फिर कई लोग धमकी दे रहे हैं कि हम 14 नवंबर को एड्स डे मनाएंगे। तो कुछ कुछ जितनी भी ये जो इंटरनेट की कंस्पिरेसी थ्योरीज है, सब लोग एक दूसरे से स्कोर सेटल करने में लगे, बीजेपी वाले विपक्षियों से, विपक्षी बीजेपी वालों से। नहीं, आपने देखिए सोशल मीडिया तो अलग दुनिया ही है, वो अपनी अपना उसका एक रिदम, उसकी नैरेटिव अलग है, लेकिन आपने परसेप्शन की बात की। एक जानिए, ये जो बेरोजगारी का जो प्रश्न है ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि परसेप्शन और रियलिटी दोनों एक ही है ना। रियलिटी क्या है, आज जो सीएमआई के नंबर आए हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, 60 लाख व्हाइट कॉलर जॉब्स मई और अगस्त के बीच में 6 मिलियन यानी 60 लाख लोगों के व्हाइट कॉलर जॉब चले गए। 5 मिलियन यानी 50 लाख इंडस्ट्रियल वर्कर्स की नौकरियां चली गई। ये हकीकत है। देखिए, आप परसेप्शन भले ही कुछ भी बना लें, जैसे आपने एक जमाने में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2011 और 15 में या 14 में लगातार परसेप्शन बनाया कि ये भ्रष्ट सरकार है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार, तब मनमोहन सिंह की सरकार के कुछ मंत्री कहते थे आप लोग कह रहे भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। मैंने कहा लेकिन हकीकत है कि आपके खिलाफ बड़े बड़े स्कैम है, कोल स्कैम, 2G स्कैम, CWG स्कैम, ये जनता के सामने आए, यानी परसेप्शन और रियलिटी एक साथ जुड़ गए। अभी वही हो रहा है। ये केवल परसेप्शन नहीं है कि बेरोजगारी है, ये रियलिटी भी है सौरभ भाई। और इसी वजह से मुझे लगता है ये जो कैंपेन है, इसे इतना एक तरह से एक मजबूती मिली है, एक प्रोत्साहन मिला है। वही जो हम लोग बार बार बात कहते हैं कि 2024 मतलब सियासत बदलने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। तो एक राजनीतिक टिप्पणीकार ने कहा कि अब सारा मामला मोमेंटम बनाए रखने का है कि किसान नाराज है कहीं कहीं पर, उस नाराजगी को आप कितना लेजिटिमाइज करते हैं, कितना पढ़ा पाते हैं। उसके बाद छात्र नाराज हैं और मजदूर परेशान हैं। तो अब आप एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी इसमें विपक्षी देख सकते हैं कि इन तीनों को कैसे गैल्वनाइज करें। और जिस तरीके की यूनिटी दिखती है कि आम आदमी पार्टी वाले भी बेरोजगार दिवस वाला कैंपेन चलवा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी चलवा रहे हैं, टीएमसी वाले भी, सब मिल गए इसमें। तो क्या ये मिल पाएंगे 2024 में, क्योंकि वहां पर तो बीजेपी इनको पछाड़ देती है, ये वहां पे वोट दिखा नहीं पाते। देखिए, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, चुनाव में क्या होगा ये अपने आप अलग बात है। दूसरी बात इससे जुड़ी हुई ये है कि लॉकडाउन का जमाना है, इसलिए आप रैली नहीं निकाल सकते, आप जुलूस नहीं निकाल सकते। तो सोशल मीडिया एक तरह से आपका एक जरिया बन जाता है। आपका जो गुस्सा है एक तरह, कैसे लाएंगे, आज आप रास्ते पर नहीं आ सकते, रास्ते पर आएंगे तो लोग कहेंगे आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया एक जरिया बन गया है। और क्यों नहीं,
अगर आप जस्टिस फॉर एसएसआर की कैंपेन चलाएंगे या कंगना के समर्थन में कल आएंगे, या जैसे आपने कहा जो भाजपा के आलोचक है उनको आप एक दिन पप्पू कहेंगे, किसी को बाल डांसर कहेंगे, तब वो ठीक है। अब जब विपक्ष ये जान गया कि आप ये ट्रेंड एक तरह से कर पाते हैं, आप में वो क्षमता है, अगर आज उनमें आ गई या उन बच्चों में आ गई, अब मैं बार बार कहता हूं, न्याय उन बच्चों के लिए क्यों नहीं जिनकी नौकरियां जारी है, जिनकी एग्जामिनेशन बार बार डिले हो रही है, उनके लिए क्यों नहीं? तो अगर वो करे तो अच्छी बात है, लोकतंत्र में होने दीजिए, इसमें नाराजगी क्यों? मैं प्रधानमंत्री को मैंने हैप्पी बर्थडे विश किया है, अगर कोई दूसरा नहीं विश करना चाहे और कह रहा है कि बेरोजगारी दिवस है, तो ये स्वाभाविक है। आज की तारीख में जो बेरोजगार व्यक्ति है उसमें गुस्सा है, उसमें नाराजगी है, वो अपनी नाराजगी जता अच्छा, है। चलिए, अब ये बात हो गई, प्रधानमंत्री का जन्मदिन था 17 तारीख को। अब मुझे कोई ऐसा प्रकरण बताइए आपका और नरेंद्र मोदी का जो पब्लिक डोमेन में ना हो। वो पहली डिबेट मत बताइएगा, जो बस में आपकी हार्ट टॉक हुई वो मत बताइएगा, कोई ऐसा प्रकरण जो पब्लिक को नहीं पता हो। आपने कभी मोदी जी के साथ बैठ के भोजन किया है? बिल्कुल, कड़ी चावल। एक बीजेपी के एक बीजेपी के पुराने एमपी हुआ करते थे, नाम देखिए मेरी, आप इतनी यादगाश, पटेल जी थे, 96-97 में भाजपा के एमपी सांसद हुआ करते थे। उनके घर पे हमने एक बार कड़ी चावल ली। एक बार मैं उनको आंध्रा भवन ले गया, ये जानिए, वहां तो कड़ी चावल तो मीठा होता है जो गुजरातियों को बहुत पसंद होता है, आंध्रा भवन में तो मसालेदार खाना मिलता है। तो वहां हम जाते थे और उस जमाने में आंध्रा भवन में कम लोग आते थे, आज तो बहुत बड़ी बड़ी भीड़ हुआ करती है, लेकिन उस जमाने में एक बार मैं गोविंद आचार्य जी को ले गया और एक बार मोदी जी को ले गया। देखिए, मोदी जी वैसे खाने के इतने शौकीन नहीं जिस तरह से मैं हूँ। मोदी जी, मैं ये मानता हूँ, वो ज्यादा उनको वो कड़ी चावल ही ठीक लगती है। मुझे वो मटन करी, चिकन करी, और उन्होंने ये नहीं कहा कि आप नॉनवेज थाली मत खाइए, उन्होंने अपनी वेजिटेरियन थाली खाई, मैंने अपनी नॉन वेजिटेरियन थाली खाई। वो खाने के शौकीन इतने नहीं होते। आप कह रहे हैं कौन सा उदाहरण एक दीजिए? मैं हमेशा, आपने मेरी किताब पढ़ी है तो वो है उसमें, लेकिन मैं उसको हमेशा रखता हूँ। मेरे लिए वो फर्स्ट क्लास उदाहरण है कि जिंदगी कैसी बदलती है। 10 बजे का प्रोग्राम, रात का प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में मैं और अर्नब गोस्वामी 2 एंकर, तो आपको मालूम होगा नॉइज लेवल क्या होगी उस प्रोग्राम की, एनडीटीवी के जमाने में। 8:40 को विजय कुमार मल्होत्रा भाजपा के गेस्ट है, वो कहते हैं कि मैं नहीं आ पाता, दूसरी तरफ राजेश पायलट है, तो हमें लगा प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, एक व्यक्ति है जो मैं फोन कर सकता हूँ। मैंने मोदी जी को फोन किया, वो भाजपा के ऑफिस पे बैठे थे। मैंने कहा सर आ जाइए, उन्होंने, वो तो तब भी चतुर थे, उन्होंने तुरंत कहा आपका गेस्ट ड्रॉप आउट हुआ होगा इसलिए मुझे लास्ट मिनट बुला रहे हैं। मैंने कहा सर हाँ आप आ जाइए, तो तुम्हारी जरूरत है, गुजराती में कहा। तो मोदी जी ने कहा लेकिन कैसे आऊं? मैंने कहा सर आ जाइए। उसने कहा उन्होंने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं। मैंने कहा सर टैक्सी ले लीजिए, पैसा कौन आपसे? लेकिन प्रोग्राम के 5 मिनट पहले मोदी जी आ गए। अब वो एक जमाना है, करीब 20 साल पहले का जमाना। आज वो मोदी जी आएंगे, अगर मैं उनको 8:40 को फोन करूं, मोदी जी तुम्हारी जरूरत है 10 बजे। जमाना बदलता है। नहीं, वो क्यों आएंगे भाई? वो तो उन्होंने हैप्पी बर्थडे अपनी मेहनत के दम पर वो हासिल किया है। आप उनकी राजनीति से सहमत असहमत हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन उनका पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और उनका हार्ड वर्क। नहीं, मैंने कल एक प्रोग्राम किया कि 10 जो टर्निंग पॉइंट्स थे मोदी जी के करियर में। शुरुआत की जब वो पहली बार आरएसएस शाखा जाते हैं 8 साल की उम्र में वडनगर में, और आज आखिरी जो था 2019 की जीत जो है, अगर आप देखें तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप नवनिर्माण मूवमेंट से, फिर रथ यात्रा से, फिर गुजरात चुनाव 95 का चुनाव, उसके बाद जिस तरह फिर वो दिल्ली आते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर प्रधानमंत्री के दावेदार बनते हैं, फिर पहली बार बनते हैं, फिर दूसरी बार। आपको मानना पड़ेगा एक करियर ग्राफ है, ऐसा नहीं है कि कहीं से वो पैराशूट हुए हैं। अब ये मैं नहीं मानता कि उनका कोई परिवार नहीं है, क्योंकि उनके साथ संघ परिवार जुड़ा हुआ है और ये बहुत बड़ी एक तरह से उनकी उपलब्धि थी। लेकिन ओवर 70 ईयर्स, 50 साल की उन्होंने राजनीति देखी है। और कोई भी व्यक्ति, पत्रकारिता हो या राजनीति हो, 50 साल जब आपके कंप्लीट होंगे, मैं भी आपको सलाम करूंगा। 50 ईयर्स गोल्डन जुबली। चलिए, हमारी तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनको मैं अपने सर्कल में प्यार से मोदी काका बोलता हूँ, ये मैं गुजरात में सीख के आया था। हाँ, कि सारे बड़े बुजुर्गों को काका बोलना होता है।
बिल्कुल नहीं, तो मैं प्यार से बोलता हूँ कि नहीं भाई, ना नरेंद्र भाई, अगर वो आप ही के या तो राजदीप जी, नरेंद्र भाई भी ठीक है। राजदीप जी आपके एज ग्रुप में नरेंद्र भाई है, हमारे एज ग्रुप में मोदी काका है। काका तो फिर वो बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, लेकिन मैं उनको नरेंद्र अरे भाई कमाल हमेशा। है भाई, मैं अंडर 40 हूँ, वो 70+ है, तो मैं मोदी काका ही तो बोलूंगा। आप मोदी काका भी कह सकते हैं, नरेंद्र भाई भी कह सकते हैं, जो भी कहिए वो आप कहेंगे। प्यार से कहिए, रिस्पेक्ट से कहिए। जी बिल्कुल। तो ये तो बहस हो गई, अब हम नेता नगरी को अगले चरण में बढ़ाते हैं। व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जनता के सवाल। पहला सवाल है कि गौरव राजवैद्य का ये सवाल है कि मौजूदा सरकार की उपलब्धि और ग्रोथ रेट में जो निगेटिविटी, उसको देखते हुए क्या हम ये कहें कि अल्पमत वाली गठबंधन सरकारें भारत के लिए बेहतर हैं, क्योंकि बहुमत वाली सरकारें बोल्ड डिसीजन के नाम पर ज्यादा मनमानी करती हैं, चाहे वो राजीव की सरकार हो चाहे मोदी की। ये सवाल बताइए। ये बड़ा अच्छा सवाल है, और ये कई लोगों ने कई सालों से उठाया है, खास करके जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, जो उन्होंने आर्थिक दृष्टि से जो फैसले लिए, वाजपेयी जी की भी जो कोalition गवर्नमेंट थी, उन्होंने न्यूक्लियर डिसीजन लिया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार जो थी, उन्होंने इंडो यूएस न्यूक्लियर अग्रीमेंट का निर्णय लिया था। लेकिन आप ये सवाल एक ऐसे हफ्ते में पूछ रहे हैं जहां हमने आज ही चर्चा की है कि कृषि क्षेत्र को लेकर जो बड़े निर्णय एक तरह से मोदी जी की सरकार ने लिए, आपको मानना पड़ेगा ये बहुत बड़ा मुझे लगता है समय, कोalition छोड़िए, मेजोरिटी सरकार छोड़िए, समय के मुताबिक फैसले लिए जाते हैं। 91 में आर्थिक स्थिति ऐसी थी, नरसिम्हा राव को वो सवाल वो एक तरह से बड़े निर्णय लेने पड़े। 98 में जिस तरह से वाजपेयी जी को घेरा जा रहा था, उनको एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। मनमोहन सिंह को भी एक तरह से, जिस तरह से लेफ्ट पार्टियां घेर रही थी, उनको बड़ा सवाल, एक बड़ा फैसला उठाना पड़ा। और आज मुझे लगता है मोदी जी ने ये दर्शाया है, फिर आप वो फैसलों से मानो ना मानो, डिमोनेटाइजेशन हो, बालाकोट हो या अब हो, वो बड़े फैसले लेने से हिचकते नहीं। देखिए गौरव जी, ऐसा है, मेरा इसमें ये मानना है, कोई किंतु परंतु नहीं। इस देश में कभी भी अल्पमत वाली सरकारें, बहुत सारे गठबंधन वाली सरकारें नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह है, कई जो रीजनल पार्टी होती है, और ये कतई संघवाद के खिलाफ नहीं मेरा जवाब, उनकी जो सोच होती है ना, वो सिर्फ अपने ग्रुप को या अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की होती है। जो केंद्र की सरकार है, उसका काम है सभी समूहों के हितों की रक्षा करना। अब नॉर्थ ईस्ट से तो बहुत कम सांसद आते हैं, लेकिन अगर मैं देश की सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए या भविष्य की अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए फंड का एक बड़ा पोर्शन वहां डाइवर्ट करना चाहूँ, तो अगर बहुत सारी रीजनल पार्टी होंगी तो उनका तो प्रेशर ब्लॉक होगा ही नहीं, क्योंकि सांसद कम है। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है, एक आदर्श स्थिति ये हो कि जो एक रूलिंग पार्टी है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई और पार्टी हो, उसमें ही अलग अलग प्रेशर ग्रुप हो। जैसे कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, एक गांधीयन ग्रुप था, एक तिलक वाला ग्रुप था, बाद में जाके एक सोशलिस्ट ग्रुप हुआ। तो बड़ी वो जोरदार भिड़ंत होती थी विचारधारा के स्तर पर कि लोहिया या जेपी या उसके पहले सुभाष बाबू और नेहरू कुछ कह रहे हैं, गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद बोल रहा, खेमा अलग कुछ कह रहा है। तो क्या एक ऐसे आप रूलिंग पार्टी की कल्पना कर सकते हैं जिसमें कुछ लोग हो जो कहें कि मार्केट के हवाले होना चाहिए, कुछ कहें कि नहीं हमें संरक्षण देना होगा, और उससे मंथन हो, चर्निंग हो, तो वो एक ज्यादा आदर्श स्थिति होगी। लेकिन उससे मैं एक ही जोड़ना चाहता हूं, जब एक बड़ी मेजॉरिटी सरकार कभी कभी निर्णय लेती है, कोई चेक और बैलेंस नहीं होता। यही तो हुआ नोटबंदी के जमाने में। आपने लोगों से संपर्क नहीं किया, सलाह नहीं ली, क्योंकि आपको लगता है जो मैं फैसला लूं वही सही। ये राजीव गांधी ने भी गलती की थी 84 और 89 के बीच में, और नरेंद्र भाई ने भी कुछ एक दो गलतियां की है, जो मुझे लगता है क्योंकि उनकी मेजॉरिटी सरकार थी। नोटबंदी वाज अ डिजास्टर, जो भी उसके घोषित लक्ष्य थे वो हासिल नहीं हो पाए, इसीलिए अब उसकी कोई चर्चा नहीं होती है, बस दाएं बाएं बात होती है, उसमें तो कोई डिनाइल नहीं। जो उपलब्धियां हैं वो सामने है, जो गड़बड़ियां। अगला सवाल है राहुल कुमार का। जी सौरभ, यू हैव इंटरव्यूड पुष्पम प्रिया चौधरी, व्हाट हैव यू कंक्लूडेड अबाउट हर फ्यूचर? राजदीप जी, आप जानते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुष्पम प्रिया बिहार के ही एक जेडीयू के नेता की पुत्री हैं, लंदन में रहती थी, वहां नौकरी करती थी, एलएससी की पढ़ी हुई है, और एक दिन वो आती हैं मार्च के महीने में, अखबारों में इश्तेहार देके अपने आप को बिहार का सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करती हैं,
और अपनी पार्टी, प्लूरल्स के नाम से पार्टी है, उसके नाम का ऐलान करती है। पिछले दिनों मैंने कुछ लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू किए, सुशील मोदी का किया, जो इसका एक हिस्सा लोगों ने खूब वायरल भी किया अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए। गुप्तेश्वर पांडे, आपके प्रिय गुप्तेश्वर पांडे, हाँ, उनका भी इंटरव्यू किया, और पुष्पम प्रिया का। सवाल पे आता हूं, राहुल जी, मुझे फिलहाल पुष्पम प्रिया चौधरी का बिहार में कोई भविष्य नहीं दिखता है। उनकी नीयत बहुत साफ हो सकती है, लेकिन जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की और जिस तरह की क्लैरिटी की जरूरत है बिहार से जुड़े मसलों पर, एकदम बिल्कुल डिटेल्ड ब्लूप्रिंट की जरूरत है, ग्राउंड लेवल पर जिस तरह की प्रेजेंस की जरूरत है, वो पुष्पम प्रिया और उनकी पार्टी की नहीं दिखती है। सिर्फ सोशल मीडिया के हवाले चीजें नहीं हो सकती। ये फिलहाल का आकलन है, भविष्य में देखते हैं क्या चीजें होती हैं। और वो मुझे अति कॉन्फिडेंस से भरी लगी कि मैं 243 की 243 सीटें जीतने वाली हूँ। मतलब हाँ, मतलब ये बहुत नहीं, जब ये ऐसा कोई भी नेता कहे ना मैं 243, फिर वो अमित शाह जी हो या ये महिला हो, कोई अमित शाह भी नहीं कहते हैं कि हम सारी सीटें जीतने वाले हैं। नहीं, अमित शाह जी ने कभी कभी बड़े एग्जैजरेट नहीं, बड़े आंकड़े देते हैं, 65 प्लस और 350 प्लस। हाँ, चलिए अगला सवाल है टीटू मुखर्जी का। हाउ do you not get triggered or offended easily? How you work on maintaining the mental peace to concentrate in such kind of negative environment around us? ये सवाल तो मुझसे पूछा गया है टीटू जी का, लेकिन राजदीप जी आप भी इस पे बताइए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक ऐसे हफ्ते में ये सवाल आप पूछ रहे हैं मुझे, जबकि मेरे खिलाफ जो एक कंटेम्प्ट केस था। जी, आप लेकिन देश के जो किसी एक व्यक्ति ने मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट केस किया था कि मैंने हमारे सुप्रीम कोर्ट की मानहानि की है एक तरह से, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने तो मना कर दिया मुकदमा चलाने से। हाँ, तो यही मैं कहने वाला था कि अब उस समय अगर मैं इतना चिंतित हो जाता, देखिए किसी ने मेरे खिलाफ ये किया है, क्या होगा। मैंने उस समय कहा जो होना है वो होगा। अब अटॉर्नी जनरल ने मेरी तरफ से बात किया, मैं उनका आभार मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है हर चीज को दिस टू विल पास, ये आपकी एटीट्यूड होनी, ये भी होगा। जिंदगी में कई चीजें होंगी, उतार चढ़ाव होता रहेगा, हर दिन नया होता है सौरभ भाई। ये अब मैं हर दर्शक को कहता हूँ, कौन जाने कल कौन कहाँ हो। ये जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये मेरा डायलॉग है आज के लिए। अंदाज कितने दिनों बाद आप गानों वाले उस पे लौटे हैं? नहीं, इसीलिए ना, क्योंकि जब मन रूठा हुआ, जब मन दुखी होता है, जब आपको लगता है आपके खिलाफ दुनिया हो गई है, गानों की दुनिया में चले जाओ, वहां कोई आपके खिलाफ नहीं है, सब आपके साथ है। मैं आपके सवाल के जवाब में सिर्फ एक श्लोक पढ़ना चाहूंगा, भगवत गीता का श्लोक है ये। दूसरा जो अध्याय है उसका 38वां श्लोक है। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम व्यापस्यसि। सुख में दुख में समभाव से रहिए। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर करना पड़ता ही है, बीत जाता है। और मैं गीता के ही एक श्लोक के बारे में बीती रात सोच रहा था, जिसको बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो लोग कहते हैं यार फल की इच्छा नहीं करेंगे तो कर्म का मन कैसे करेगा। लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो ये है कि जो मजा प्रोसेस में है ना, आप उस लुत्फ को मिस मत करिए कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। जैसे मैं पिछले दिनों अपने घर गया, तो आप उस जर्नी को मत मिस करिए कि अच्छा पहुंच गए, क्योंकि पहुंचने के बाद आपको हो सकता है रीतापन लगे। ट्रॉफी उठाने का सुख है, लेकिन वो जो 50 ओवर आपने चेस किया श्रीलंका के टारगेट को और छक्का मारा, वो जो जर्नी है उसका लुत्फ अलग है। तो उस जर्नी के लुत्फ को मत मिस करिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कि नेता नगरी आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अच्छी बात है, इस पर व्यू आएंगे, कमेंट आएंगे, कोई फीडबैक देगा, रिएक्शन देगा। लेकिन जब आप नेता नगरी की तैयारी कर रहे थे या नेता नगरी अभी रिकॉर्ड कर रहे थे, ये जर्नी है, ये फल नहीं है। फल होगा कि अपलोड हो जाएगा वीडियो, लोग पसंद करेंगे ना पसंद करेंगे, या राजदीप जी के जो मित्र बैठे हैं अलग अलग पार्टियों की आईटी सेल में, वो क्लिप निकाल के अपलोड करेंगे, उसकी इच्छा नहीं। कैसी पहेली जिंदगी, कैसी है पहेली, हाय ऐसी है जिंदगी, पहेली होती है मेरे दोस्त। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, बस चलते रहिए। अच्छा, कमलेश रायजादा का सवाल है,
सौरभ सर एंड राजदीप सर, आप दोनों से क्वेश्चन है, विच टीम यू सपोर्ट इन आईपीएल 2020? मैं सच बताऊं, मैं किसी भी टीम को वैसे सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं मुंबई का हूं और मैं मुंबई के रणजी ट्रॉफी टीम को हमेशा सपोर्ट करता हूं, लेकिन ये जो आईपीएल है ना, इससे मुझे किसी टीम से वैसा एक लगाव नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं इस साल दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ये दो ऐसी टीमें हैं जो कभी भी आईपीएल जीती नहीं है। किंग्स 11 पंजाब और किंग्स 11 पंजाब, लेकिन मेरे लिए दिल्ली कैपिटल में, अब देखिए मुंबई हो गया, इस बार मैं दिल्ली को सपोर्ट कर रहा हूँ। दिल्ली कैपिटल अच्छी टीम है और बहुत सालों के बाद मुझे लगता है जीत भी सकती है। दिल्ली कैपिटल इज माय टीम। अच्छा देखिए राजदीप जी, आपने ये कहा तो मैं याद दिला दूं, पिछले दिनों मेरी बीजेपी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी। अरे बाप, और चूंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड बात थी इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज कही, टीवी पे क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है, इस पे वो टिप्पणी कर रहे थे। बोले देखिए, और उन्होंने समराइज कर दिया एक वाक्य में, बोले देखिए ये कुछ दिनों की बात है, फिर ठीक हो जाएगा। हमने कहा ऐसा क्यों लगता है आपको? बोले नहीं, बिग बॉस और आईपीएल शुरू हो जाएगा ना तो पब्लिक तमाशा कहीं और देखने लगेगी। नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन देखिए मैं आईपीएल के बारे में ये कहूं कि वो शुरुआत हुई तमाशा की तरह, मुझे भी लगा क्योंकि मैं पुराने जमाने का क्रिकेट फॉलोअर हूं। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से आईपीएल बढ़ता गया, जिस तरह से उन्होंने लोगों को जोड़ा, जिस तरह से यंग प्लेयर्स को मौका दिया, उनकी जिंदगी बदली। मुझे लगता है आईपीएल इज हमारा जो एक तरह से है ना, हमारा फेस्टिवल है। मैं वाकई मानता हूँ इट्स एन इंडियन फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट, नॉट रिलीजियस फेस्टिवल। धूम धड़ाका है, पता नहीं, फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट बॉस। अरे सर ये बहुत ही दैट चार्म की टेस्ट मैच का एक सेशन चल रहा है, स्ट्रेटजी बिल्ड हो रही है। अभी आई एम बिट ओल्ड स्कूल और मैं आईपीएल के कुछ एक मैच देखता हूँ। इट्स नॉट अ स्पोर्ट, इट्स अ फेस्टिवल। वो जो टेस्ट मैच है वो बिल्कुल ये धूम धड़ाका है, बिल्कुल शतरंज की तरह है, धूम धड़ाका है। और आपने टीम की बात की, मैं किसी टीम को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं तो आईपीएल के कुछ एक मैच देख लूं बहुत है, मेरे पास समय नहीं है इस तमाशे के लिए। अरे इस बार नो चीयर लीडर्स। अच्छा, कोरोना टाइम में चीयर लीडर नहीं है। आप बहुत मिस कर रहे हैं इस चीज को राजदीप जी। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं तो चीयर, देखिए ये सब इट इज पार्ट ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल में जिससे नाच गाने लोग होते हैं, उसी तरह से चीयर लीडर्स भी आते हैं इस तरह के मैचेस में, क्यों नहीं? व्हाई शुड इट नॉट? इट्स पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। और क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं जो समय बचता है बैडमिंटन खेलना है, सुबह शाम दोनों टाइम खेल लूं तो और अच्छा। और बचे टाइम में जब भी खाली वक्त मिलता है तो मैं आजकल बैडमिंटन के मैच, मैंने पहले भी कहा, खूब देखता हूँ, पुराने निकाल के। अच्छा, आखिरी सवाल लेते हैं। योगा, राजदीप जी योगा करिए, योगा वो भी करना है एक दिन, आपके चेहरे पर नूर का बसर होगा। अच्छा चलिए, ओके। अच्छा, यही वजह है नरेंद्र भाई की, सीक्रेट है नरेंद्र भाई की सबका। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, सब लोग गौर से सुने इस बात को। 5 चीजें हैं हमारे हिंदुस्तान की जिन्हें हर हिंदुस्तानी को अपनाना चाहिए। पहली चीज है योग, अद्भुत चीज है। आप कुछ नहीं करते हैं, घर में 11-13 सूर्य नमस्कार कर लीजिए, 5 मिनट ध्यान कर लीजिए, किसी इष्ट को नहीं मानते, आंखें मूंदे रहिए, एक चीज। दूसरी चीज आयुर्वेद, और आयुर्वेद सिर्फ वो काढ़ा नहीं है, बहुत सारे कई लोग अलग अलग तरह के दावे करते हैं। आयुर्वेद मतलब आप जो भी मसाले खा रहे हैं, तरकारी खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, उनका ज्ञान और शरीर के साथ उनका सम। तीसरी चीज है भारत का संगीत, बहुत विविध संगीत है, उसमें आपकी संस्कृति आती है, थिएटर आता है, म्यूजिक आता है, उसको जानिए, बहुत अद्भुत है। कभी आप बड़े गुलाम अली खां को, कभी किशोरी अमोनकर को सुनिए, नए सुनिए, पुराने सुनिए, आप ऋत्विज को सुनिए, है ना, आप नए नए उनको सुनिए। तो ये भारत का संगीत। चौथी चीज जो है वो है भारत के शास्त्र, और वो उस तरह के दावे नहीं कि हमारे यहाँ सब कुछ था, वो नहीं। आप देखिए कि आपके यहाँ फारसी में क्या लिखा गया, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, इतनी सुंदर सुंदर चीजें लिखी गई, उसको आप जरूर देखिए। वो दर्शन की फील्ड में हो, वो साइंस की फील्ड में हो, आप ब्रह्मगुप्त के सूत्र पढ़िए, लोग फील्ड मेडल जीतते हैं, भार्गव साहब, और जिक्र करते हैं ब्रह्मगुप्त के सूत्रों का। और 5वीं चीज जो है, जो भारत से जुड़ी हुई और भारत के लोग भूलते जा रहे हैं, वो ये है कि हमारे भारत में सवाल पूछने को और संशय करने को
हमेशा अच्छा माना गया है। और अब क्या हो रहा है कि आप सवाल पूछो किसी से, संशय करो या राय अलग रखो। हमने तो इस चीज को बहुत एनकरेज किया कि तुम ईश्वर पे सवाल उठाओ, हर तरह के ज्ञान पर सवाल उठाओ। तो ये 5 चीजें हैं भारत की, जो अगर हम अपना लें तो चीजें बड़ी दुरुस्त रहेंगी। भारत के पदार्थ, खाना, विविध वो विविध जब मैंने राज्यों का आयुर्वेद खाना। आयुर्वेद कहा अच्छा, ना, वो तो उसमें आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। मसाले, चलिए, भोजन, डाइट आहार विहार, डाइट। आहार विहार व्यवहार सब आ गया। चलिए, अब नेता नगरी का आखिरी राउंड, फुर्सत की सलाह। बताइए राजदीप जी, क्या है आपकी रिकमेंडेशंस? लंदन कॉन्फिडेंशियल का हमने शुरू में जिक्र किया, उसके अलावा? देखिए, मैंने एक बहुत ही अच्छी फिल्म देखी नेटफ्लिक्स पर, डॉक्यूमेंट्री, द सोशल डायलेमा। बहुत ही अच्छी है, मैंडेटरी होनी चाहिए, हर आदमी को जरूर देखनी चाहिए। बिल्कुल। मैंने मेरे सभी दोस्तों को कहा है कि आप जो ट्विटर पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, ये जो अलग दुनिया फेसबुक पर है, उस दुनिया से हटकर वो पिक्चर देखिए, ताकि आप जाने वो दुनिया, असली दुनिया का क्या है, आपके मन को लोग कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो वो पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो उन्होंने साउंड बाइट उसमें से निकाले हैं वो डरावने हैं, लेकिन वाकई ये हकीकत है। जिस तरह से चुनाव से लेकर आपके पर्सनल रिलेशनशिप को ये सोशल मीडिया बदल रहा है, उस पर बहुत ही बेहतरीन ये डॉक्यूमेंट्री बनी है। मैंने पिछले हफ्ते देखी, तो मैं सबको ये रेकमेंड कर रहा हूँ इस हफ्ते। ऑलराइट, आपने देखी कि नहीं? जी बिल्कुल देखी, और मैं इसको दोबारा देखूंगा। अरे वेरी गुड। नहीं, मैंने उनसे एक शब्द भी लिया, जो मेरे एक आर्टिकल में मैंने लिखा है पिछले दिनों, डिजिटल फ्रैंकेनस्टाइन। एक आपने राक्षस बना दिया है इस डिजिटल दुनिया को। इसको आप, इसका फायदा भी उठाइए, लेकिन ये राक्षस जो बैठा है उसको आपको कहीं ना कहीं नष्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें देखिए, हम लोग इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं। एक मैं और चीज बताना चाहता हूं, जो मैं आपसे शो शुरू होने के पहले कह रहा था, पत्रकारिता को लेकर जो एक मन में द्वंद रहता है, तुम ही से मोहब्बत तुम ही से लड़ाई वाला द्वंद। मुझे राजदीप जी एक चिट्ठी मिली, लुधियाना में एक डॉक्टर है अमनदीप, उन्होंने भेजी चिट्ठी। 28 साल के नौजवान है, और बाकायदा वो पोस्ट की गई चिट्ठी। और कितना लोग गौर से देखते हैं, आपको ध्यान हो कि हमने एक सवाल पे चर्चा की थी कि इस देश के अच्छे मुख्यमंत्री कौन हुए, और उस पर बहुत रिस्पॉन्स आया, ईमेल पर, मैसेजेस में, कि अरे आपने यशवंत सिंह परमार छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया। अमनदीप ने लिखा कि आपने प्रताप सिंह कैरों का जिक्र नहीं किया। इंटरेस्टिंग। और उन्होंने मुझे प्रताप सिंह कैरों पर अभी एक बायोग्राफी आई है रूपा पब्लिकेशन से, वो भी भेजी, चिट्ठी भेजी, किताब भेजी, लंबी चिट्ठी लिखी, उसमें अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया, फिर उन्होंने अपना नंबर दिया। तो फिर मैंने उनसे फोन पे बात की, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि एक डॉक्टर हैं, लुधियाना में हैं, खूब पढ़ते लिखते हैं, और कैरो साहब के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, सबके बारे में इतनी जानकारी रखते हैं। तो प्यारे दर्शकों, ऐसे ही संवाद बनाए रखिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपने ललन टॉप बनाया, आपने नेता नगरी बनाया, आप हर चीज को सुनते हैं और अपने हिस्से का कम्युनिकेशन करते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ये विचारों का आदान प्रदान चलता रहे। और चिट्ठी का जिक्र किया, यही मेरा वीकेंड रिकमेंडेशन है कि प्रताप सिंह कैरों की वो बुक, इट्स एन इंटरेस्टिंग रीड, आप उसको पढ़िए। आप में से कई लोग पूछते रहते हैं कि कौन सी किताबें पढ़ें, तो आज का किताब का रिकमेंडेशन ये है। राजदीप जी, एक मैंने, पुरानी हो गई ये सीरीज पर अभी निपटाई, असुर। हाँ, ये मतलब उसके क्लाइमेक्स से मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, बहुत ही निपटाया सा है, लेकिन असुर सीरीज बड़ी अच्छी बनाई है। अच्छा, मैं क्योंकि आईपीएल का हफ्ता है, वीकेंड का, शनिवार से आईपीएल शुरू हो रहा है। एक क्रिकेट की बड़ी मजेदार किताब मेरे एक दोस्त ने लिखी है, वेदम जयशंकर, बंगलौर के पुराने पत्रकार हैं, करेज, कन्विक्शन, कंट्रोवर्सी। उन्होंने पिछले 100 साल में क्रिकेट के सबसे बड़े विवाद जो हुए हैं उन पर लिखी है। आप अपने उन पत्रकार मित्र को कहिए हमको किताब भिजवाएं पहले। मैं कहूंगा जरूर, वो वेदम जयशंकर, करेज, कन्विक्शन, कंट्रोवर्सी ऑफ क्रिकेट, क्योंकि मैंने सोचा क्रिकेट का जमाना है तो मैं जरूर, क्योंकि किसी ने मुझे कहा इसका बुक रिव्यू लिखिए, तो मैं वैसे ज्यादातर बुक रिव्यू नहीं लिखता, लेकिन मैंने कहा जरूर लिखूंगा। और देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले आईपीएल का कह रहा था कि मैं नहीं देखूंगा ज्यादा, लेकिन मैं राजदीप जी आईपीएल के किस्से कर रहा हूँ, क्रिकेट के बड़े दिलचस्प किस्से जो आईपीएल में हुए, और उसके लेसन नोन फैक्ट्स। मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा, 1-2 किस्से आपके सामने रखूंगा। एक मेरे पास बड़ा मजेदार एक किस्सा है आईपीएल का। अभी नहीं रखना है,
ये वहां रखना है। नहीं बिल्कुल उस शो में रखेंगे। लेकिन देखिए, अच्छा चलिए, देखिए आप खान, हाँ बोलिए। मुझे अच्छी बात क्या लगी, जैसे ही हमने आईपीएल शब्द यूज किया, आपके चेहरे पर, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अब हम एक ऐसे जमाने में जहां कोविड है, जहां लोग बड़े डिप्रेस्ड हैं, एक तरह हमने नौकरियों की बात की, कम से कम आईपीएल को लेकर लोगों में एक खुशी तो आती है। कल धोनी वर्सेस रोहित शर्मा का जो बैटल है, इसको देखकर। अच्छा एक बात बताइए राजदीप जी कि अगर आपको पत्रकारों की क्रिकेट टीम बनानी हो, ओ बाप रे, हाँ। तो आपकी नजर में कोई अच्छे क्रिकेट पत्रकार है या अच्छे नेता क्रिकेटर? देखिए, कई सालों पहले एक मैच हुआ करती थी हमारे सांसद और पत्रकारों के बीच। तब चेतन चौहान खेलते थे सांसदों के लिए। उन्होंने 50 रन बनाए थे। मैंने पत्रकारों की तरफ से 50 रन बनाए, लेकिन चेतन चौहान का तो लेवल अलग था। बिशन सिंह बेदी हमारे लिए खेले, क्योंकि वो उस समय वो क्रिकेट के कॉलम लिखते थे। तो मैंने कहा नहीं सर, इस बार आप पत्रकारों के लिए खेलेंगे। तो वो पत्रकारों के लिए खेले। और उसके कीर्ति आजाद खेलते रहे होंगे। हाँ, कीर्ति आजाद खेले, लेकिन उस मैच में मुझे नहीं मालूम कि कितने रन कीर्ति ने किए। लेकिन बड़ी मजेदार ये बात है कि बेदी जी ने 2-3 विकेट लिए। तो मैच के बाद माधवराव सिंधिया उनके पास आते हैं, और ये किस्सा मैंने मेरे डेमोक्रेसी 11 में भी लिखा है। तो माधवराव सिंधिया उनके पास आते हैं, बिशन यू हैव टू प्ले फॉर अस नेक्स्ट टाइम, आपने हमारे लिए खेलना है। माधवराव सिंधिया बड़े एंथुसियास्ट थे। तो बेदी उनकी तरफ देखते हैं, सॉरी, मैं नेताओं के साथ के लिए कभी नहीं खेलूंगा, यू आर ऑल वेरी करप्ट, आप बड़े भ्रष्ट होते हैं। तो बेदी जी हमारे लिए खेले। वो तो अपने जमाने के बड़े, पर वो मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग हुआ करते थे। और नेहरू जी ने ये परंपरा शुरू की थी। अब राजीव प्रताप रूडी जो पार्लियामेंट क्लब के हेड है, वो इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पहले जैसे मजा नहीं है। और एक आखिरी किस्सा इससे ही जुड़ा हुआ, राजीव शुक्ला जो थे, वो हमारे सांसदों के मैनेजर थे और अंपायर भी बने उस मैच में। जैसे उन्होंने देखा कि पत्रकार जीत रहे हैं, मैंने देखा राजीव शुक्ला जो सांसद के मैनेजर थे, हमारे टेंट पे बैठ गए। तो मैं आपके साथ, क्योंकि वो जान गए कि पत्रकार जीत रहे हैं। तो जब ट्रॉफी प्रेजेंटेशन हुई और मीरा कुमार स्पीकर थी, वो ट्रॉफी दे रही थी, तो राजीव आगे आ गए। मैंने कहा राजीव आप क्यों? अरे मैं पत्रकार हूँ, ऐसी क्या बात है। उन्होंने सांसद पर 10 मिनट के लिए छोड़कर फिर से पत्रकार बन गए। राजीव शुक्ल को विनिंग साइड चुनना आता रहा है लंबे समय तक। बिल्कुल बिल्कुल, वो जानते हैं। पिछले 2 सालों से नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले हमेशा जानते थे। अभी तो वो राज्यसभा के लिए प्रयासरत है। गुजरात में तो जा नहीं पाए, लड़ नहीं पाए। बिल्कुल, लेकिन हमेशा हंसमुख रहते हैं मुझे। और वो आईपीएल के चेयरपर्सन है, मुझे लगता है इस बार भी आईपीएल के चेयरपर्सन है, हमेशा खुश नजर आते। कभी मैंने राजीव के चेहरे पर उस तरह की एक दुख भरा चेहरा नहीं देखा। मुझे वो हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ। जब मैं पहली बार दिल्ली आया 94 में, मेरे जो बगल में जो कमरा था, वहां बैठा करते थे। वो मुझे लगता है संडे मैगजीन के लिए लिखते थे उस समय, और मैं टेलीग्राफ में था। अच्छा, एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे कि अभी आईपीएल का जिक्र हुआ और बिग बॉस का जिक्र हुआ। अगर आपको बिग बॉस में बुलाया जाएगा तो जाएंगे? अगर मुझे बिग बॉस में बुलाया जाएगा, देखिए, आई एम नॉट इनटू रियलिटी टीवी। मैं देख रहा हूँ कुछ न्यूज चैनल रियलिटी टीवी कर रहे हैं, बिग बॉस टाइप कर रहे हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। आई वुड लाइक टू बी एन आईपीएल कमेंटेटर, बट नॉट इन बिग बॉस। आईपीएल कमेंट्री के लिए मुझे बुला लो डगआउट में, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। आपको वहां बुलाएंगे और आप वहां पॉलिटिशियन के किस्से सुनाने लगेंगे। अच्छा चलिए, अब मैं आपको एक बढ़िया रिकमेंडेशन देता हूँ। आई केम अक्रॉस दिस फंडू कंसेप्ट, जिसका मैंने कृषि वाले में जिक्र भी किया, फार्म वेदा। तो फार्म वेदा के आप प्रोडक्ट जरूर ट्राई करिएगा, दे आर टू गुड। और एक मन में सुकून भी रहता है कि मैं ये जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, इसकी लागत, जो इसकी जो इनकम है, वो सीधे किसानों को जा रही है। और उनका गन पाउडर, उनकी जो इडली के अलग अलग बैटर है, बहुत बढ़िया है। तो जो लोग दक्षिण भारतीय खाने के शौकीन हैं, उनको जरूर ट्राई करना चाहिए फार्म वेदा। मैं इससे जोड़ना चाहता हूँ तरलोचन शास्त्री, जिन्होंने ये शुरू किया, जो प्रोफेसर है IIM बेंगलोर में। इतने बेहतरीन व्यक्ति है, जो उन्होंने काम किया है, न केवल अकाउंटेबिलिटी और करप्शन को लेकर, जो इलेक्शन चुनाव को लेकर जो है, लेकिन फार्म वेदा की बात कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति है, आदर्श व्यक्ति एक तरह से मैं मानता हूँ। चलिए,
आज के नेता नगरी में इतना ही। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, परिवार के साथ समय बिताएं और नेता नगरी और लल्लन टॉप देखते रहें। शुक्रिया राजदीप जी। ट्विटर से दूर रहिएगा वीकेंड पे। अगर आपने वीकेंड पे ट्वीट किया सागरिका के निर्देश के खिलाफ जाकर तो मैं पर्सनली आके आपको ट्रोल करूंगा। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कम से कम ट्वीट करें। सागरिका मुझ पर नजर डाल रही है, वहां से देख रही है, लंच के बारे में पूछ रही है। मैं अब जा रहा हूं। जब बंगाली बीवी आपसे कहे कि लंच का टाइम आ गया, तो आप जब बंगाली बीवी कहे कि लंच का टाइम आ गया, आपको बस लंच के लिए जाना है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू वो मेरी सो बिग मच। बॉस है, वो मेरी बिग बॉस है, आप जानिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।